करते हैं वो, ओके। और एट द सेम टाइम इन सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज करके एक प्रॉब्लम सॉल्व करके कोड वॉक थ्रू करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले चलिए समझते हैं कि जब हम म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स पास करते हैं तो क्या होता है, ओके। तो जब जाहिर सी बात है, जब आप डेफ ऐड आइटम ऑफ लिस्ट अंडरस्कोर एक्स लिखा आपने, ओके, जब फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो क्या होता है कि टिपिकली जब म्यूटेबल ऑब्जेक्ट पास किया जाता है तो सेम ऑब्जेक्ट जो है मेमोरी में, उसी ऑब्जेक्ट को दोनों वेरिएबल्स रेफर करते हैं, ओके। सो यहां पे क्या हुआ, सबसे पहले फंक्शन डिफाइन किया ऐड आइटम ऑफ लिस्ट अंडरस्कोर एक्स नाम का, ओके। तब क्या होगा, लिस्ट अंडरस्कोर एक्स नाम का एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट होकर साइड पे रह जाएगा, ओके। और फिर ऐड अंडरस्कोर आइटम ऑफ लिस्ट अंडरस्कोर ए जब आपने लिखा तो लिस्ट अंडरस्कोर ए जो है वो भी लिस्ट अंडरस्कोर एक्स वाले वैल्यू पे ही रेफर करेगा, ओके। सो एक एग्जांपल देखते हैं, डेफ ऐड अंडरस्कोर आइटम ऑफ लिस्ट अंडरस्कोर एक्स प्लस इक्वल टू लिस्ट ऑफ 3, ओके। तो यहां क्या हो रहा है, ये जो लिस्ट ऑफ 3 है, ओके, और प्लस इक्वल टू क्या है, कंपाउंड ऑपरेटर, ओके। और हमें क्या पता है, अगर हमने कंपाउंड एप्लीकेशन मतलब कंपाउंड असाइनमेंट अप्लाई किया तो क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट को वहीं पे अपडेट किया जाएगा, है ना, ऑब्जेक्ट का आईडी बदलेगा नहीं, ओके। और फिर लिस्ट अंडरस्कोर ए इक्वल टू 1,2 लिखा हुआ है ना, और ऐड अंडरस्कोर आइटम ऑफ लिस्ट अंडरस्कोर ए प्रिंट ऑफ लिस्ट अंडरस्कोर ए, ओके। सबसे पहले क्या होगा, ये जो लिस्ट अंडरस्कोर ए है, ओके, उसके नाम पे 1,2 वाला लिस्ट जो है वो बन जाएगा, और फिर ऐड अंडरस्कोर आइटम ऑफ लिस्ट अंडरस्कोर ए लिखा हमने, तो लिस्ट अंडरस्कोर ए जो है लिस्ट अंडरस्कोर एक्स पे जाएगा, और लिस्ट अंडरस्कोर एक्स जो है ये जो वेरिएबल है उस मतलब आर्गुमेंट का नाम जो है वो भी फिर से लिस्ट अंडरस्कोर ए वाले ऑब्जेक्ट को ही रेफर करेगा, ओके, राइट। चलिए इसको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं, ऑलराइट। सो अभी हमें क्या पता है, दो वेरिएबल्स बने हैं, लिस्ट अंडरस्कोर ए एक है, लिस्ट अंडरस्कोर एक्स एक है ना, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक ही पॉइंट पे रेफर कर रहे हैं, राइट। 1,2 वाला लिस्ट जो है उस पे रेफर कर रहे हैं, ओके। और फिर जब लिस्ट अंडरस्कोर ए जो है, सबसे पहले क्या हुआ, लिस्ट अंडरस्कोर ए जो है उसने उसका एक 1,2 नाम का एक लिस्ट बना और उस पर्टिकुलर लिस्ट पे लिस्ट अंडरस्कोर ए नाम के वेरिएबल ने रेफर किया, क्लियर, ओके। उसके बाद ऐड अंडरस्कोर आइटम ऑफ लिस्ट अंडरस्कोर ए आ गया, ओके। तो कहां जाएगा अभी क्योंकि फंक्शन को कॉल किया गया है, डेफिनेशन पे जाएगा क्योंकि फंक्शन डिफाइन हुआ है ना। तो डेफिनेशन के अंदर क्या है, लिस्ट अंडरस्कोर एक्स नाम का एक और वेरिएबल है, आर्गुमेंट है बेसिकली, ओके। तो लिस्ट अंडरस्कोर एक्स भी लिस्ट अंडरस्कोर ए वाले ऑब्जेक्ट को ही रेफर करेगा, क्लियर। और फिर उसके बाद क्या होगा, लिस्ट अंडरस्कोर एक्स प्लस इक्वल टू 3, ओके। अभी लिस्ट अंडरस्कोर एक्स के अंदर वैल्यू क्या है, 1,2 है ना, और वही 1,2 लिस्ट अंडरस्कोर ए में भी है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है दोनों वेरिएबल्स एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं, क्लियर, ओके। और फिर लिस्ट अंडरस्कोर एक्स प्लस इक्वल टू जब हम 3 लिखते हैं, लिस्ट ऑफ 3 लिखते हैं तो क्या होता है, वहीं पे उसी ऑब्जेक्ट में ये 3 जाके ऐड हो जाता है, ओके। और फिर जब प्रिंट ऑफ लिस्ट अंडरस्कोर ए लिखा जाता है, ये 1,2,3 जो है ये प्रिंट होगा, ओके। चलिए इसको एक बार कोड प्लेग्राउंड में जाके देख लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि हमने फंक्शन को डिफाइन कर लिया है और करने के बाद सबसे पहले लिस्ट अंडरस्कोर ए इक्वल टू 1,2 लिखा गया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिस्ट अंडरस्कोर ए नाम का एक वेरिएबल होगा और वो जाके 1,2 नाम के लिस्ट वाले ऑब्जेक्ट पे रेफर करेगा, क्लियर, ओके। और उसके बाद क्या होगा, ये ऐड अंडरस्कोर आइटम ऑफ लिस्ट अंडरस्कोर ए है ना, इसको हमने कॉल किया, इसकी वजह से क्या हुआ, लिस्ट अंडरस्कोर ए वाला वैल्यू जो है, ये जो 1,2 जो है वो लिस्ट अंडरस्कोर एक्स पे दिया जाएगा, उसको पास किया जाएगा, तो लिस्ट अंडरस्कोर एक्स नाम का एक नया वेरिएबल बन के वो जाके हमारे लिस्ट अंडरस्कोर ए वाले ऑब्जेक्ट पे ही मतलब 1,2 पे ही रेफर करेगा, ओके। और फिर क्योंकि दोनों आइटम जो है, दोनों वेरिएबल जो है वो एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं, तो इसलिए क्या होगा, इसमें से चाहे आप इसको लिस्ट अंडरस्कोर एक्स को अपडेट करें तो लिस्ट अंडरस्कोर एक्स का वैल्यू जो है वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे प्रिंट ऑफ लिस्ट अंडरस्कोर ए लिखूं और इसके बाद ऐड आइटम के बाद प्रिंट ऑफ लिस्ट अंडरस्कोर ए लिखूं, तो यहां पे क्या होगा, लिस्ट अंडरस्कोर ए जो है 1,2 ही रहेगा, और क्योंकि हमने यहां पे कॉल किया है फंक्शन को और लिस्ट अंडरस्कोर ए को पास किया है, उसकी वजह से क्या होगा, ये जो लिस्ट अंडरस्कोर एक्स है, ओके, ये 1,2 के साथ +3 होके आ जाएगा, राइट। सो लिस्ट कंकैटिनेशन होगा। चलिए इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। सो राइट, तो आपने देखा है ना, सबसे पहले क्या हुआ, लिस्ट अंडरस्कोर ए जो है वो डिफाइन हो गया था और लिस्ट अंडरस्कोर ए अभी तक बिना मतलब फंक्शन अभी कॉल नहीं हुआ है, तो तब तक क्या होगा, इसका वैल्यू 1,2 होगा, ओके। एट द सेम टाइम अगर हमने यहां पे लिखा ऐड अंडरस्कोर आइटम ऑफ लिस्ट अंडरस्कोर ए लिख दिया और उसके बाद हमने लिस्ट अंडरस्कोर ए को प्रिंट किया, क्या होगा, क्योंकि फंक्शन के अंदर ये लिस्ट अंडरस्कोर एक्स जो है अपडेट हो चुका है, वही वैल्यू हमें यहां पे मिलेगा और 1,2,3 जो है वो लिस्ट आ जाएगा, राइट। चलिए वापस चलते हैं, ओके। तो आपको ये समझ आ गया है ना। तो कभी कभार मतलब अभी हमें ये समझना होगा कि जब हम प्लस इक्वल टू लिखते हैं, कंपाउंड ऑपरेटर यूज करते हैं, तो वहां का मतलब जहां पे वो ऑब्जेक्ट है उसको वहीं के वहीं अपडेट किया जाता है, ओके। अगर आप कंपाउंड ऑपरेटर के बजाय लिस्ट अंडरस्कोर एक्स इक्वल टू लिस्ट अंडरस्कोर एक्स प्लस 3 लिखते हैं तो क्या होगा, अभी जो पहले हमें पता है कि लिस्ट अंडरस्कोर ए जो है 1,2 है, वो लिस्ट क्लियर है हमारे लिए, ओके। और लिस्ट अंडरस्कोर ए और लिस्ट अंडरस्कोर एक्स जो है दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं, है ना, वो भी क्लियर है। और क्योंकि अभी हमने यहां पे लिस्ट अंडरस्कोर एक्स इक्वल टू लिस्ट अंडरस्कोर एक्स प्लस 3 लिखा हुआ है, लिस्ट ऑफ 3 लिखा हुआ है, इसकी वजह से क्या होगा, लिस्ट अंडरस्कोर एक्स जो है एक नया ऑब्जेक्ट बनाएगा और फिर वहां जाके ये 1,2,3 जो है वो प्रिंट होगा, राइट। और उसकी वजह से जब आप लिस्ट अंडरस्कोर ए प्रिंट करते हैं तो तब क्या होगा, ए जो है अपडेट नहीं होगा, है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पे हमने क्या किया, कंपाउंड ऑपरेशन नहीं किया, डायरेक्टली लिस्ट अंडरस्कोर एक्स इक्वल टू लिस्ट अंडरस्कोर एक्स प्लस 3 लिखा, ओके। इसकी वजह से क्या होगा, लिस्ट अंडरस्कोर एक्स नाम का एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा, ओके, उसका नया आईडी होगा और वहां पे ये सारा इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होगा, ओके। सो जो पहले लिस्ट अंडरस्कोर एक्स जो पहले लिस्ट अंडरस्कोर ए वाले एलिमेंट को
को रेफर कर रहा था, वहीं पे अभी लिस्ट अंडरस्कोर एक्स क्या करेगा, ये जो नया ऑब्जेक्ट बनाएगा और वहां पे 1,2,3 आएगा। ऑलराइट, ओके, चलिए इसको भी कोड प्लेग्राउंड में जाके ट्राई कर लेते हैं। ओके, तो अभी मुझे क्या करना है, ये जो लिस्ट प्लस इक्वल टू है इसको मैं अभी क्या करने वाला हूं, लिस्ट अंडरस्कोर एक्स इक्वल टू लिस्ट अंडरस्कोर एक्स प्लस 3 लिखेंगे। तो अगर हमने इसको रन किया तो पहले भी ये 1,2 ही था, लिस्ट अंडरस्कोर ये जो है वो 1,2 ही था, और बाद में चाहे हमने फंक्शन को कॉल किया उसके बाद भी ये 1,2 ही है। क्यों? क्योंकि जब हमने लिस्ट अंडरस्कोर ए को पास किया इसका वैल्यू जाके लिस्ट अंडरस्कोर एक्स में गया, दैट इज क्लियर, वहां तक क्लियर है। उसके बाद क्या हुआ, लिस्ट अंडरस्कोर एक्स इक्वल टू लिस्ट अंडरस्कोर एक्स प्लस लिस्ट ऑफ 3 आ गया। वहां पे क्या हुआ, ये जो लिस्ट अंडरस्कोर एक्स है इस नाम पे एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, राइट, उसकी नई आईडी होगी और उसकी वजह से लिस्ट अंडरस्कोर ए में जो वैल्यूज होते हैं वो अपडेट नहीं होंगे, नया एक ऑब्जेक्ट बनके लिस्ट अंडरस्कोर एक्स जो है वो आएगा। ओके, अगर हमने लिखा कि प्रिंट ऑफ, यहां पे प्रिंट ऑफ लिख दिया लिस्ट अंडरस्कोर एक्स, ओके, तो चलिए इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। राइट, सो 1,2 हुआ, राइट, सो सबसे पहले क्या हुआ, लिस्ट अंडरस्कोर ए जो है उसका उस नाम से एक ऑब्जेक्ट बना, वहां पे ये वैल्यू स्टोर किया गया है ना, 1,2 नाम का लिस्ट स्टोर किया गया, उसको हमने प्रिंट कर लिया, आ गया 1,2, क्लियर। ओके, उसके बाद क्या हुआ, ऐड अंडरस्कोर आइटम ऑफ लिस्ट अंडरस्कोर ए लिखा, तो ये 1,2 जो है ये गया इसके अंदर, है ना, सो फंक्शन के अंदर गया आर्गुमेंट के वैल्यू की तरह, और फिर लिस्ट अंडरस्कोर एक्स नाम का एक नया ऑब्जेक्ट बना जिसमें ये जो वैल्यू है ना 1,2 लिस्ट प्लस 3, उसका मतलब क्या होगा, ये जो 1, 2, 3 है वो प्रिंट होगा। राइट, सो और उसके बाद फंक्शन से जब हम बाहर आ गए तो जब हमने लिस्ट अंडरस्कोर ए प्रिंट किया, क्योंकि यहां पे ऑब्जेक्ट पे अपडेट नहीं हुआ है तो हमें कोई भी अपडेट नहीं आएगा और उसकी वजह से 1,2 जैसे का जैसा ही प्रिंट हो जाएगा। ओके, राइट, चलिए वापस चलते हैं। सो जो है आउटकम जो है वो हमारा 1,2 आ गया, है ना। और फिर एक और कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं, राइट। सो अगर हमने एम्प्टी लिस्ट दिया, ओके, सो फॉर एग्जांपल हमने लिखा लिस्ट अंडरस्कोर एक्स इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, राइट, आर्गुमेंट्स में हमने डिफॉल्ट आर्गुमेंट लिया है यहाँ पे, ओके, तो लिस्ट अंडरस्कोर एक्स प्लस इक्वल टू 3 जब हम लिखेंगे तो क्या होता है ये देखेंगे हम। ओके, तो यहाँ पे 3 चीजें ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हम डायरेक्टली उस फंक्शन को कॉल करेंगे। सो फंक्शन क्या है यहाँ पे, डेफ ऐड आइटम ब्रैकेट्स के अंदर लिस्ट अंडरस्कोर एक्स इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स, एक एम्प्टी लिस्ट जो है वो लिस्ट अंडरस्कोर एक्स में हम स्टोर कर रहे हैं, है ना। तो लिस्ट अंडरस्कोर एक्स का ऑब्जेक्ट क्या होगा, एम्प्टी लिस्ट, ओके। और फिर उसके बाद क्या हो रहा है, लिस्ट अंडरस्कोर एक्स प्लस इक्वल टू 3 और प्रिंट ऑफ लिस्ट अंडरस्कोर एक्स लिख दिया हमने। नीचे क्या किया, फंक्शन को कॉल किया 3 तरह से, ओके। पहला डायरेक्टली कॉल कर दिया, ओके, तब क्या होगा, सबसे पहले जब फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो क्या होगा, लिस्ट अंडरस्कोर एक्स जो है वो एक एम्प्टी लिस्ट को रेफर करेगा, क्लियर है ना। तो जब हमने सबसे पहले फंक्शन को कॉल किया, क्या हुआ यहाँ पे, लिस्ट अंडरस्कोर एक्स जो हमने डिफॉल्ट आर्गुमेंट दिया था, ओके, सो डिफॉल्ट आर्गुमेंट की वजह से लिस्ट अंडरस्कोर एक्स जो है एक एम्प्टी लिस्ट को रेफर करेगा, ओके। उसके बाद क्या हुआ, प्लस इक्वल टू कंपाउंड ऑपरेटर दिया है हमने, मतलब वो ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं अपडेट होगा, राइट। तो उसकी वजह से क्या होगा, लिस्ट अंडरस्कोर एक्स प्लस इक्वल टू 3 का मतलब क्या हुआ, लिस्ट अंडरस्कोर एक्स जो है इससे पहले जो एम्प्टी था, ओके, वो एम्प्टी लिस्ट जो है अभी उसके अंदर 3 आ गया है, और जब इसको प्रिंट किया जाएगा तो हमारा आउटपुट जो है वो 3 आएगा, क्लियर। उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि ये फंक्शन खत्म हो चुका है, जो फंक्शन कॉल पिछला फंक्शन कॉल था उसके नेक्स्ट लाइन पे आएगा, और फिर से हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, इस बार ऐड अंडरस्कोर आइटम ऑफ 1,2, ओके। तो ये बहुत क्रूशियल है, ये पार्ट बहुत क्रूशियल है, ओके। तो यहां पे क्या हुआ, हमने 1,2 जो है वो पास किया, और ऑलरेडी लिस्ट अंडरस्कोर एक्स के अंदर क्या है, ऑलरेडी 3 है, ओके। तो अभी लिस्ट अंडरस्कोर एक्स जो है वो 1,2 बनेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने आर्गुमेंट पास किया है, अगर पास नहीं किया होता तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट कंसीडर होता, राइट। तो अभी तक हमने क्या किया, एक और बार छोटा सा रिकैप ले लेते हैं, राइट। तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो सबसे पहले जब हमने फंक्शन को कॉल किया, एक एम्प्टी लिस्ट था, ओके, और उस एम्प्टी लिस्ट को लिस्ट अंडरस्कोर एक्स ने रेफर किया, ये स्टेप क्लियर है, ओके। इसके बाद क्या हुआ, लिस्ट अंडरस्कोर एक्स प्लस इक्वल टू 3, ओके, प्लस इक्वल टू मतलब कंपाउंड ऑपरेटर जब किया जाता है वहां पे याद रखिएगा हमेशा उस ऑब्जेक्ट का आईडी नहीं बदलेगा, वो ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं अपडेट हो जाएगा, राइट। सो यहां पे लिस्ट अंडरस्कोर एक्स के अंदर एक एम्प्टी लिस्ट था और वहां पे हमने एक 3 को ऐड किया, राइट। सो अभी क्या हुआ, लिस्ट अंडरस्कोर एक्स जो है वो एक 3 नाम का लिस्ट बन जाएगा, ओके। जब हम प्रिंट करेंगे 3 जो लिस्ट है वो प्रिंट हो जाएगा। अभी हमारा कोड कहां जाएगा, ऐड अंडरस्कोर आइटम ऑफ ब्रैकेट्स के अंदर 1,2, राइट। सो अभी तक लिस्ट अंडरस्कोर एक्स जो है वो 3 को रेफर कर रहा था, है ना। अभी क्या करेगा, लिस्ट अंडरस्कोर एक्स जो है 1,2 को रेफर करेगा, क्योंकि हमने आर्गुमेंट पास किया है और ये एक पोजिशनल आर्गुमेंट है ना। आर्गुमेंट को पास किया हमने और लिस्ट अंडरस्कोर एक्स जो है 1,2 पे जाएगा, ओके। और फिर लिस्ट अंडरस्कोर एक्स प्लस इक्वल टू, राइट, यहां पे कंपाउंड ऑपरेटर है तो इसका मतलब क्या हुआ, 1,2 प्लस 3, यहां पे लिस्ट कंकैटिनेशन हो रहा है और आउटपुट क्या आएगा, 1,2,3, ओके। और फिर से जब हम ऐड अंडरस्कोर आइटम कॉल करेंगे, फंक्शन खत्म हो गया है ना, वापस आएंगे मेन कोड में, ऐड अंडरस्कोर आइटम पे जाएंगे, तो यहां पे बहुत क्रूशियल थिंग है, हमें इसको समझना है, राइट। यहां पे ऑलरेडी डिफॉल्ट आर्गुमेंट जो है वो एक बार इवैल्यूएट हो चुका है, राइट। सो ऑलरेडी लिस्ट अंडरस्कोर एक्स के अंदर 3 ऑलरेडी बैठ चुका है, राइट। सो याद रखिएगा जब भी हम डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स की बात करते हैं, अगर हम 2-3 बार उसको कॉल करते हैं तो इनिशियली उनको एक ही बार में इवैल्यूएट कर दिया जाता है, और उसके बाद जब भी हो उस एग्जिस्टिंग वैल्यू को
ऐड किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस बार ऐड अंडरस्कोर आइटम लिखेंगे, राइट, सो ये जो लास्ट वाला कॉल है ऐड अंडरस्कोर आइटम, ओके, इसको अगर हम लिखेंगे इस बार लिस्ट अंडरस्कोर एक्स एम्प्टी स्ट्रिंग से नहीं शुरू होगा, मतलब एम्प्टी लिस्ट से नहीं शुरू होगा, ऑलरेडी उसको इवैल्यूएट कर दिया गया है ना। डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स एक ही बार इवैल्यूएट होते हैं, ओके। तो जैसे हमने पहले स्टेप में जो पहला ऐड अंडरस्कोर आइटम है वहां पे अगर हम उसको कॉल किया तब जाके लिस्ट अंडरस्कोर एक्स जो है वो एक एम्प्टी लिस्ट पे रिफर किया था, है ना। तो अगर हम इसको दोबारा कॉल करेंगे तो क्या होगा, ऑलरेडी लिस्ट अंडरस्कोर एक्स जो है वो एक वैल्यू को असाइन कर दिया गया है, उसको इवैल्यूएट कर दिया गया है, ओके। तो उसको एक ही बार, फंक्शन को जब हम डिफाइन करते हैं एक ही बार किसी भी डिफॉल्ट आर्गुमेंट को इवैल्यूएट किया जाता है। अभी क्या होगा, लिस्ट अंडरस्कोर एक्स जो है वो 3 को ही पॉइंट करेगा, राइट, क्योंकि ऑलरेडी इसको इवैल्यूएट कर दिया गया है और उसके अंदर 3 है, ओके। और फिर जब हम लिस्ट अंडरस्कोर एक्स प्लस इक्वल टू 3 लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 के साथ एक और 3 जोड़ेगा, ओके, और फिर आउटपुट जो है 3,3 आएगा, राइट। चलिए इसको एक बार कोड प्लेग्राउंड में जाके ट्राई कर लेते हैं, ओके। सो यहाँ पे क्या करना है हमें, ये जो डिफ एड आइटम लिस्ट एक्स है इसको एक्स इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट दे दिया और ये लिस्ट एक्स प्लस इक्वल टू 3 दे दिया, ऑलराइट। प्रिंट ऑफ लिस्ट एक्स लिख लिया हमने और इन सारी चीज़ों को डिलीट कर देते हैं, ओके। तो अभी हमें क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल ऐड अंडरस्कोर आइटम ऑफ कॉल किया हमने, ओके। सो पहला कॉल हो रहा है यहाँ पे, तो क्या होगा, लिस्ट अंडरस्कोर एक्स जो है इसको पहले भी एक बार प्रिंट कर लेते हैं, ओके। तो ऐसा करते हैं कि जब फंक्शन रन होगा पहले लिस्ट अंडरस्कोर एक्स का वैल्यू जो है वो प्रिंट होगा, उसके बाद लिस्ट अंडरस्कोर एक्स प्लस इक्वल टू 3 होगा, मतलब उसका वैल्यू जो है वो कंकैटिनेट होगा और फिर अपडेटेड लिस्ट एक्स जो है वो प्रिंट होगा, ओके। ऐसे लिख लेते हैं अभी के लिए। सो प्रिंट ऑफ लिस्ट अंडरस्कोर एक्स लिख लिया हमने और जब हमने इसको कॉल किया सबसे पहले क्या हुआ, लिस्ट अंडरस्कोर एक्स जो है वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना था, है ना। प्रिंट ऑफ लिस्ट अंडरस्कोर एक्स, यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग था, ओके, सॉरी एम्प्टी लिस्ट था। उसके बाद क्या हुआ, उसको हमने कंकैटिनेट किया 3 के साथ, ओके। तो लिस्ट अंडरस्कोर एक्स क्या हुआ, अभी इस बार 3 हो गया, ओके। अभी चलिए लिखते हैं ऐड अंडरस्कोर आइटम ऑफ, ओके, एक लिस्ट देते हैं 1,2, ओके। तो अभी क्या होगा, लिस्ट अंडरस्कोर एक्स का वैल्यू जो है वो 1,2 बनेगा, ओके, और फिर 1,2 के साथ 3 जो है वो जोड़ा जाएगा, ओके। चलिए इसको रन करते हैं, राइट। तो सबसे पहले क्या हुआ, एम्प्टी लिस्ट था, डिफॉल्ट जो है असाइन हो गया, उसके लिए इवैल्यूएट हो गया। उसके बाद और उस एम्प्टी चीज को हमने ऐड किया 3 के साथ, है, कंकैटिनेट किया। और फिर इस बार जब हमने 1,2 पास किया इसकी वजह से क्या हुआ, लिस्ट अंडरस्कोर एक्स का वैल्यू जो है वो 1,2 बना, ओके। उसके बाद उसको 3 के साथ कंकैटिनेट किया, आउटपुट जो है वो 1,2,3 आ गया, है ना। अभी ऐसा करते हैं, ऐड आइटम एक और बार कॉल करते हैं, देखते हैं इस बार क्या होता है, ओके। तो रन किया हमने, राइट। तो यहां पे क्या हुआ, क्योंकि हमने बाय डिफॉल्ट इसको कॉल किया है और डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स सिर्फ एक ही बार वैल्यूएट होते हैं, तो उसकी वजह से हमें क्या मिला, यहां पे बाय डिफॉल्ट क्या था, इसका वैल्यू 3 और इसके साथ 3,3 हो गया, राइट। चलिए वापस चलते हैं, ओके। तो अभी तक आपको क्या समझ आया, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स जब हम पास करते हैं तो क्या होता है ना। तो अगर हमें समझना है, 2 चीजें समझनी है, तो सिंपली अगर आप डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स देते हैं, ओके, और डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स जो है वो एक ही बार इवैल्यूएट होती है, अगर उनको बार बार इवैल्यूएट करने की कोशिश की जाए तो पिछला वैल्यू जो था वहां से शुरू होता है, क्लियर, ओके। और एट द सेम टाइम अगर हम म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स मतलब पास करते हैं आर्गुमेंट्स में तो उनको अपडेट किया जा सकता है, और अगर आप कंपाउंड ऑपरेटर्स यूज करते हैं तो वहां पे उस ऑब्जेक्ट को वहीं के वहीं अपडेट किया जाएगा, ओके। अगर आप प्लस इक्वल टू के बजाय ए इक्वल टू ए प्लस समथिंग ऐसे लिखेंगे तो ए नाम का एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और उस पर अपडेट्स किए जाएंगे और ओरिजिनल वैल्यू जो है उस पर कोई भी चेंज नहीं आएगा, राइट, ओके। चलिए अभी पाइथन में कुछ बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में देखते हैं, ओके। सो बिल्ट इन फंक्शंस जो है वो हम बहुत पहले से, मतलब शुरू से ही यूज करते आ रहे हैं, राइट। जैसे प्रिंट ऑफ, इंट ऑफ, स्ट्रिंग ऑफ, लेंथ ऑफ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। सो ये बिल्ट इन फंक्शंस जो है ये हमारे लिए रेडिली अवेलेबल होते हैं, जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे यूज कर सकते हैं हम, ओके। तो इनको हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं बहुत बार से, है ना। और फिर ऐसा करते हैं, आज के सेशन में हम मिन, मैक्स, सम, सॉर्टेड ऐसे कुछ बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में जानेंगे, ओके। और आपको देखते ही समझ आ गया होगा कि हम किन किन बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं, ओके। तो सबसे पहले मिन जो है हमें मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए हेल्प करता है, ओके, राइट। सो एक सीक्वेंस हो या एक सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हो, उनमें से द स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा, सबसे छोटा नंबर या छोटा वैल्यू या छोटा एलिमेंट या छोटा आइटम जो भी होगा उसको प्रिंट करते हैं, ओके। सो मिन ऑफ, अगर आपने सीक्वेंस दिया, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी दिया, तो उसमें से सबसे छोटा वाला वैल्यू जो है वो प्रिंट करेगा, ओके। और आप चाहे तो उसमें एक लिस्ट भी दे सकते हैं, लिस्ट के अंदर वाला सबसे छोटा वैल्यू प्रिंट करेगा, और चाहे तो आप 2-4 आर्गुमेंट्स भी दे सकते हैं, ओके। तो कुछ ऐसे लिखेंगे, फॉर एग्जांपल स्मॉलेस्ट इक्वल टू मिन ऑफ 3, 5, 4 जब हमने लिया और जब प्रिंट ऑफ स्मॉलेस्ट लिखा क्या होगा, हमें 3 प्रिंट होगा, ओके। एट द सेम टाइम अगर हमने एक सीक्वेंस दिया, मतलब एक लिस्ट दिया 1, -2, 4, 2, तो उसमें भी, उस सीक्वेंस में भी स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वही प्रिंट किया जाएगा, ओके, राइट। चलिए एक बार इसको कोड प्लेग्राउंड में ट्राई कर लेते हैं, ओके। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, डिलीट किया, अभी मान लीजिए स्मॉलेस्ट इक्वल टू मिन ऑफ 3, 4, 1, 2, 7, बट थोड़ा ज़्यादा वैल्यूज लाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। सो प्रिंट ऑफ स्मॉलेस्ट जब हम लिखेंगे तो इसमें से सबसे छोटा वैल्यू क्या है, 1, ओके। तो 1 प्रिंट होना चाहिए, राइट, 1 प्रिंट हो गया, राइट। अगर हम चाहें तो इसको एक लिस्ट के अंदर भी डाल सकते हैं,
ओके, लिस्ट के अंदर डाल के भी हम इसको अगर चेक करें तो भी 1 ही आएगा क्योंकि सबसे छोटा वैल्यू वो है। ओके, अगर मैंने इसके बजाय यहाँ पे लिख दिया -3 तो -3 प्रिंट होगा क्योंकि सबसे छोटा वैल्यू जो है वही है। ओके राइट, चलिए वापस चलते हैं। ओके, तो हमने देख लिया है ना। सो मिन फंक्शन को यूज करके, मिनिमम फंक्शन को यूज करके हम किसी भी सीक्वेंस या किसी भी सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स के अंदर सबसे छोटा वैल्यू जो है उसको प्रिंट कर सकते हैं, उसको ला सकते हैं। ऑलराइट, और अगर हम चाहे तो स्ट्रिंग्स में भी मिनिमम ला सकते हैं, और स्ट्रिंग्स में कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपेयर किया जाता है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं, है ना। तो अगर स्मॉलेस्ट इक्वल टू मिन ऑफ डबल कोट्स के अंदर पाइथन और जावा लिखा गया तो जे जो है वो पी से छोटा है ना, जे का यूनिकोड वैल्यू जो है वो पी के यूनिकोड वैल्यू से छोटा है। ओके, तो उसके मुताबिक स्ट्रिंग्स को कंपेयर किया जाता है। ओके, और फिर उसी मुताबिक आपको जो मिनिमम वैल्यू है वो प्रिंट किया जाता है। ओके राइट, सो हम चाहें तो मिनिमम फंक्शन जो है, मिन फंक्शन जो है, इसको हम नंबर्स पे दे सकते हैं, सीक्वेंस पे दे सकते हैं, एक सेट ऑफ आर्गुमेंट्स पे दे सकते हैं, स्ट्रिंग्स पे भी दे सकते हैं। ऑलराइट, चलिए इसको एक बार कोड प्लेग्राउंड में ट्राई कर लेते हैं। ओके, सो इस स्मॉलेस्ट को मैं अभी कमेंट कर लेता हूं ताकि हम इसको बाद में यूज कर सकें। ओके, और फिर एक और लिखते हैं, स्मॉलेस्ट इक्वल टू मिन ऑफ, राइट, डबल कोट्स के अंदर पाइथन और डबल कोट्स के अंदर जावा। ओके, जब हम इसको रन करेंगे, क्योंकि जे का यूनिकोड वैल्यू जो है वो पी के यूनिकोड वैल्यू से छोटा है, इसलिए जावा जो है वो छोटा कंसीडर किया जाएगा और प्रिंट किया जाएगा। ओके राइट, चलिए वापस चलते हैं। तो हमने अभी क्या किया, स्ट्रिंग्स को चेक किया, है ना। तो ऐसे ही हम मिन के बजाय मैक्स को भी यूज कर सकते हैं। मैक्स जो है एक सीक्वेंस में या एक सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो रिटर्न करता है। राइट, सो जैसे मिन फंक्शन जो है वो हमें मिनिमम वैल्यू रिटर्न करता है, सबसे छोटा वैल्यू। ओके, वैसे ही मैक्सिमम फंक्शन जो है हमारे लिए सबसे बड़ा वैल्यू, सो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू जो है वो रिटर्न करता है। ओके, तो अगर हमने लिखा लार्जेस्ट इक्वल टू मैक्स ऑफ 3, 5, 4, ओके, उसमें लार्जेस्ट क्या आएगा, 5 आएगा। ओके, और सिमिलरली लार्जेस्ट इक्वल टू मैक्स ऑफ कोई सीक्वेंस लिखेंगे हम, तो वहां पे भी लार्जेस्ट होगा, मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो आ जाएगा। राइट, इसको भी एक बार कोड प्लेग्राउंड में ट्राई कर लेते हैं। चलिए, ओके, तो इस स्मॉलेस्ट को मैंने कमेंट कर देना है। ओके, इस स्मॉलेस्ट को बना देते हैं लार्जेस्ट। ओके, और अभी मिन के बजाय हम लिखेंगे मैक्स, राइट, और प्रिंट ऑफ लार्जेस्ट। ओके, और यहां पे लार्जेस्ट क्या है, 7 है। राइट, सो हम इसको रन करेंगे, आउटपुट जो होगा वो 7 आएगा। ओके राइट, सो जैसे हम मिन यूज करते हैं मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए, वैसे ही मैक्स यूज करते हैं लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ओके राइट, हम किसी भी सेट ऑफ इंटीजर्स या किसी भी सेट सीक्वेंस में से या किसी भी सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में से लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट, चलिए वापस चलते हैं। ओके, तो फिर सम नाम का एक और फंक्शन है। ओके, सो सम जो है वो एक सीक्वेंस पे अप्लाई किया जाता है और आउटपुट जो है वो सीक्वेंस का एक सम आएगा। राइट, सो जो भी सीक्वेंस के अंदर आइटम्स हैं उन आइटम्स का सम कुल मिला के जो भी वैल्यू आता है वो प्रिंट किया जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हमने लिखा सम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर नंबर्स, ओके, इक्वल टू सम ऑफ कोई सीक्वेंस दे दिया, तो प्रिंट ऑफ सम ऑफ नंबर्स जो है वो आउटपुट जो होगा हमें उन सारे नंबर्स का टोटल आ जाएगा। ओके, चाहे वो नेगेटिव नंबर्स हो पॉजिटिव नंबर्स हो, टोटल आ जाएगा। राइट, इसको भी एक बार कोड प्लेग्राउंड में ट्राई कर लेते हैं, है ना। चलिए, तो इसको मैंने डिलीट कर दिया और अभी लिख दिया सम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर नंबर्स इक्वल टू सम ऑफ, यहां एक मान लीजिए हमने लिस्ट दे दिया। ओके, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, -7। ओके, बस चेक करने के लिए। राइट, सो प्रिंट ऑफ सम ऑफ नंबर्स जब हमने दिया तो इसका आउटपुट जो है वो आ जाना चाहिए। राइट, सो 1 से लेकर 6 तक का सम क्या होगा, टिपिकली 21 होगा। राइट, 21 - 7 14 आ गया, है ना। राइट, चलिए वापस चलते हैं। तो हमें अभी तक क्या क्या समझा, बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं पाइथन में, है ना, और उन बिल्ट इन फंक्शंस की मदद से हम सिंपल चीजें जो है वो बहुत इजीली कर सकते हैं। जैसे किसी भी सेट ऑफ नंबर्स में से उसका मिनिमम फाइंड आउट करना, या फिर उनमें से मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना, मैक्सिमम आइटम फाइंड आउट करना बेसिकली। ओके, और एक सीक्वेंस ऑफ आइटम्स में उसका सम फाइंड आउट करना। ओके, और फिर हम चाहें तो एक सेट ऑफ आइटम्स को, सेट ऑफ इंटीजर्स या सेट ऑफ आइटम्स को एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हम सॉर्ट करके लिख सकते हैं। राइट, एक नया सीक्वेंस बना के उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में हम उनको लिस्ट कर सकते हैं। ओके, सो कैसे लिखेंगे इसके लिए, सॉर्टेड नाम का फंक्शन जो है उसको यूज किया जाएगा। उसके अंदर एक अगर हम सीक्वेंस देते हैं जैसे कि 3 5 2 1 4 6, वो बन जाएगा 1 2 3 4 5 6। ओके, तो इसको सॉर्ट कर सकते हैं हम। ओके, और फॉर एग्जांपल हमने ऐसा लिखा, लिस्ट अंडरस्कोर ए इक्वल टू 3 5 2 1 4 6 नाम का एक लिस्ट दिया, लिस्ट अंडरस्कोर एक्स इक्वल टू सॉर्टेड ऑफ लिस्ट अंडरस्कोर ए लिखा, और जब हम लिस्ट अंडरस्कोर एक्स को प्रिंट करेंगे एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा जिसके अंदर ये असेंडिंग ऑर्डर में होंगे, सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में होंगे। ऑलराइट, चलिए इसको एक बार कोड प्लेग्राउंड में ट्राई कर लेते हैं। तो अभी हमने लिख लिया लिस्ट अंडरस्कोर ए इक्वल टू, इसके अंदर 3, 5, 2, 1, 4, 6, 8, 9, 10, 7। ओके, मान लीजिए हमने ये लिख लिया, थोड़े ज्यादा नंबर्स दे दिए ताकि हमें बड़ा दिखे। ऑलराइट, सो लिस्ट अंडरस्कोर एक्स इक्वल टू सॉर्टेड ऑफ लिस्ट अंडरस्कोर ए। ओके, और अब अगर हम प्रिंट करेंगे प्रिंट ऑफ लिस्ट अंडरस्कोर एक्स, ओके, और इसको रन करेंगे, ये सारे के सारे जो है हमें एक ऑर्डर्ड फॉर्मेट में आ जाएंगे। राइट, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट, ओके, तो हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया। ओके, चलिए वापस चलते हैं।
ओके तो अगर हम चाहें तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सॉर्ट कर सकते हैं। ओके सॉर्टिंग मतलब क्या, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना। ओके तो इसको मतलब चाहे जो कोई भी सीक्वेंस हम दे रहे हैं उसको हम असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों तरीके में सॉर्ट कर सकते हैं। ओके और बाय डिफॉल्ट सॉर्टेड के अंदर क्या होता है कि दो आर्गुमेंट्स दिया जा सकता है। एक आर्गुमेंट क्या होगा जो सीक्वेंस हम देना चाहते हैं वो। ओके और दूसरा आर्गुमेंट जो है रिवर्स इक्वल टू फॉल्स होता है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट है वो। ओके अगर हम उसको रिवर्स इक्वल टू ट्रू लिखते हैं तो जो हमें असेंडिंग ऑर्डर में मिला वही हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में मिलेगा। ओके एक नया सीक्वेंस विद द एग्जिस्टिंग आइटम्स इन द सीक्वेंस इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके सो बड़े से छोटा ऐसे ऑर्डर में आएगा। ओके चलिए इसको भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। ओके सो लिस्ट अंडरस्कोर एक्स इक्वल टू हमें क्या करना है, सिंपली कामा रिवर्स इक्वल टू ट्रू देना है। ओके और जब हम इसको रन करेंगे आइडियली हमें क्या आना चाहिए, रिवर्स ऑर्डर में आ गया है ना, राइट। चलिए वापस चलते हैं। ओके तो हमने क्या किया था, सॉर्टेड ऑफ लिस्ट अंडरस्कोर ए, मतलब जो सीक्वेंस दिया उसके साथ कॉमा रिवर्स इक्वल टू ट्रू लिखा हमने, और उसकी वजह से क्या हुआ, जो पूरा का पूरा लिस्ट था ओके उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर दिया गया। ओके चलिए इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम अभी तक समझ चुके हैं है ना। अगर म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स पास करना है तो कैसे पास करेंगे, कैसे वैल्यू लेते हैं, इसके बारे में समझ लिया हमने। ओके और पाइथन में कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं वो भी समझ लिया, सम को देखा, मिन को देखा, मैक्स को देखा, और अगर हम चाहें तो इनको सॉर्ट भी कर सकते हैं, ये भी देख लिया हमने है ना। तो ऐसा करते हैं, अभी एक प्रोग्राम लिखेंगे ओके सो जिसके अंदर इनपुट जो है वो कुछ ऐसे आएगा, एक स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर्स और नंबर्स का कॉम्बिनेशन वाला स्ट्रिंग आएगा। आपको क्या करना है, उस स्ट्रिंग के अंदर से कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करना है, नंबर्स को एक्सट्रैक्ट करना है बेसिकली। ओके उन नंबर्स का सम प्रिंट करना है, मिनिमम प्रिंट करना है और मैक्सिमम प्रिंट करना है। ओके सो एक और बार समझ लेते हैं, हमें एक स्ट्रिंग दिया जाएगा, इनपुट जो है वो एक स्ट्रिंग होगा विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स एंड नंबर्स। ओके कैरेक्टर्स एंड डिजिट्स बेसिकली। ओके हमें क्या करना है, उन डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट करना है, उनका सम निकालना है, उनका मैक्सिमम निकालना है और फिर उनका मिनिमम भी निकालना है। ओके जैसे अगर यहां पे क्या लिखा हुआ है C0 D1 N 8, ओके कोडिंग बेसिकली, बट उसमें O को 0 बना दिया, I को 1 बना दिया, G को 8 बना दिया। ओके तो 0 1 8 तीन डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट करना है, इनका सम क्या होगा 9 होगा, मिनिमम क्या है 0 है, मैक्सिमम क्या है 8 है, ऐसे प्रिंट करना है हमें। ऑलराइट तो इनपुट क्या हो, इनपुट फॉर्मेट क्या होगा, सबसे पहला लाइन ऑफ इनपुट जो है वो एक स्ट्रिंग कंटेन करेगा, उसमें एक स्ट्रिंग होगा जो एक नंबर्स और कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन होगा। ओके हमें क्या करना है, उसका सम निकालना है, उसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, उसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। ऑलराइट तो चलिए इसको अभी कोड प्लेग्राउंड में जाके सॉल्व करते हैं। तो अभी ये जो है इसको मैंने सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, इसको क्लीन कर दिया। ऑलराइट तो हमें सबसे पहले क्या करना है, फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग इनपुट लेना है जो एक कैरेक्टर्स और नंबर्स का कॉम्बिनेशन होगा। राइट सो ऐसे लिखते हैं PR0 GR4 MM1N8। ओके सो बेसिकली PROGRAMMING। ओके तो इसका सम क्या होगा, 4 + 1 5 + 8, 5 + 8 क्या है 13। राइट ओके तो इसको ट्राई आउट करेंगे और फिर सबसे पहले हमें क्या करना है, एक स्ट्रिंग को रीड करना है, str_1 मान लेते हैं, इसका नाम string_1 लिख दिया हमने। ओके इक्वल टू इनपुट ऑफ। ओके और इसको अगर हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट ऑफ str_1। ओके तो एग्जैक्टली स्ट्रिंग रीड हुआ या नहीं ये पता करना है हमें है ना। तो स्ट्रिंग वैसे का वैसा रीड हो चुका है। ओके तो अभी हमें क्या करना है, अगर हमें इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में से कैरेक्टर्स को निकालना है, ओके तो मतलब इंटीजर्स को या डिजिट्स को निकालना है, तो इसके लिए हमें इसको एक स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा है ना, मतलब सॉरी लिस्ट में लिखना पड़ेगा। और उसकी वजह से क्या होगा, अगर हम इन सारे के सारे नंबर्स को एक्सट्रैक्ट करके एक लिस्ट में स्टोर कर पाए तो उसकी वजह से क्या होगा, सम करना ईजी हो जाएगा, उसमें से मैक्सिमम आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाएगा है ना। तो उसके लिए चलिए ऐसा लिखते हैं, एक फंक्शन लिखेंगे हम, सो डेफ गेट अंडरस्कोर डिजिट्स। ओके सो हमें डिजिट्स चाहिए तो गेट अंडरस्कोर डिजिट्स लिख दिया और उसके अंदर हमने आर्गुमेंट लिखा string1। ओके उसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले डिजिट्स अंडरस्कोर लिस्ट नाम का जो है एक एम्प्टी लिस्ट बनाएंगे। ऑलराइट तो हमने एम्प्टी लिस्ट बना दिया और हमें क्या करना है, हर एक कैरेक्टर को चेक करते हुए जाना है, और अगर वो इंटीजर है मतलब अगर वो एक डिजिट है उसको हमें डिजिट्स डॉट अंडरस्कोर लिस्ट के अंदर स्टोर करना है। ओके क्लियर, हम अभी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रिंग को रीड कर लिया, इनपुट रीड कर लिया हमने। ओके इसके बाद क्या करेंगे, हर एक कैरेक्टर को चेक करना है, अगर वो डिजिट है तो उसको ले जाके क्या करना है, डिजिट्स अंडरस्कोर लिस्ट नाम की एक लिस्ट बनाया हमने और उस लिस्ट के अंदर स्टोर करना है। क्लियर ऑलराइट तो अभी क्या करेंगे, क्योंकि हमें हमारे पास एक एग्जिस्टिंग सीक्वेंस है और वो सीक्वेंस लिमिटेड है, उसको हम जानते हैं और एक एक कैरेक्टर को चेक कर सकते हैं, हम कौन सा लूप यूज करेंगे, फॉर लूप यूज करेंगे, फॉर कैर इन string1। ओके सो कैर इन string1 क्योंकि string1 लिया जा रहा है यहां पे है ना, कॉलन दिया हमने। इफ कैर डॉट कैसे चेक करेंगे हम वो डिजिट है या नहीं, हमें पता है कि इस डिजिट नाम का एक फंक्शन होता है जिसको यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वेदर जो कैरेक्टर है वो डिजिट है या नहीं। ओके डॉट इज डिजिट, राइट सो इज डिजिट ब्रैकेट्स कॉलन, अगर है तो क्या करना है हमें, डिजिट्स अंडरस्कोर लिस्ट प्लस इक्वल टू, याद रखिएगा अगर प्लस इक्वल टू के बजाय आप फुल देते हैं तो क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, डिजिट्स अंडरस्कोर लिस्ट नाम का एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा। राइट सो इसलिए हमें यहीं पे प्लस इक्वल टू ही यूज करना है। ओके प्लस इक्वल टू क्या करना है हमें यहाँ पे कैर, बट अगर हम कैर को डायरेक्टली लिखेंगे हमें चाहिए नंबर्स है ना, तो अगर हम कैरेक्टर लिखेंगे नहीं होगा है ना, तो इसलिए क्या करेंगे, इसको इंट ऑफ
कैर लिखेंगे, राइट। सो इसको इंटीजर की तरह कन्वर्ट करके, और क्योंकि हमें लिस्ट के साथ कंकैटिनेट करना है, इसको भी हम एक लिस्ट ही बना देंगे, राइट। और फिर इसकी वजह से क्या होगा, जब तक ये लूप खत्म हो जाएगा सारे के सारे डिजिट्स जो हैं वो डिजिट्स अंडरस्कोर लिस्ट में आ जाएंगे, ऑलराइट। ओके, तो फिर क्या करना है हमें, सिंपली रिटर्न डिजिट्स अंडरस्कोर लिस्ट, ओके, इसको रिटर्न करेंगे, ऑलराइट। सो ये जो प्रिंट है इसको निकाल दिया हमने, ओके। और जब हम इसको रन करने वाले हैं, सो डिजिट इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, है ना। सो डिजिट्स इक्वल टू गेट अंडरस्कोर डिजिट्स ऑफ str_1, ओके। तो अभी इसको समझ लेते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे, ओके। सबसे पहले क्या होगा, ये जो स्ट्रिंग इनपुट है, ओके, इसको रीड किया जाएगा, रीड कर लिया, ओके। हमने देखा कि ये अच्छे से प्रिंट भी हो रहा है, ओके। और फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने एक फंक्शन डिफाइन किया और उसका नाम रखा गेट अंडरस्कोर डिजिट्स, जो आपके स्ट्रिंग 1 को फाइंड आउट करेगा, ऑलराइट। सो स्ट्रिंग 1 को वैल्यू की तरह लेगा और फिर उस पर सारी चीजें जो है अप्लाई करेंगे, है ना। तो हमें क्या करना है, अभी पर्पस क्या है हमारा, स्ट्रिंग को रीड करना है, एक एक कैरेक्टर को चेक करना है, ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कैरेक्टर डिजिट है, ओके। अगर वो डिजिट है उसको ले जाके एक लिस्ट के अंदर स्टोर कर लेते हैं, ताकि हमें सम निकालना, मिनिमम और मैक्सिमम निकालना इजी हो जाए, है ना। तो इसके लिए हमने क्या किया, डिजिट्स अंडरस्कोर लिस्ट नाम का एक एम्प्टी लिस्ट जो है वो डिफाइन किया, है ना, वो लिख लिया। और फिर हर एक कैरेक्टर को चेक करते हुए, अगर कैरेक्टर डिजिट है, ओके, इस डिजिट है, तो हमें क्या करना है, डिजिट्स अंडरस्कोर लिस्ट को प्लस इक्वल टू वहीं के वहीं अपडेट करना है इस कैरेक्टर के साथ, ओके। और क्योंकि हमें नंबर्स चाहिए, सम करने के लिए नंबर्स चाहिए, है ना, इंटीजर्स चाहिए हमें, ओके। तो उसके लिए हमें क्या किया, हमने कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रिंग को हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, ओके। और फिर जब तक ये लूप खत्म हो जाता है, ये वाला फॉर लूप जो है जब तक खत्म हो जाता है, आपका डिजिट्स अंडरस्कोर लिस्ट जो है वो एक लिस्ट बन चुका होगा, राइट। और फिर हम उसी को रिटर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। सो अगर हमने प्रिंट ऑफ पहले लिख लिया डिजिट, ओके, देखते हैं क्या होता है, ओके। अगर हमने इसको रन किया, क्या हुआ, 0 4 1 8, है ना। सो 0 है, 4 है, 1 है और 8 है, राइट। सो 0 4 1 8 नाम का एक लिस्ट आ गया है, ओके, है ना। और फिर अभी हमें क्या करना है, इसका सम, मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, ओके। तो पहले इसके लिए वेरिएबल्स लिख लेते हैं। सो सम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर नंबर्स, ओके, मिन अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर नंबर्स और मैक्स अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर नंबर्स लिख लिया हमने, है ना। इक्वल टू सम ऑफ डिजिट, ओके, मिन ऑफ नंबर्स क्या होगा, मिन ऑफ डिजिट, राइट। सो ओके, और फिर मैक्सिमम भी क्या होगा, मैक्सिमम जो है ऑब्वियसली मैक्स ऑफ डिजिट, राइट। तो अभी हमें क्या करना है, एक एक को प्रिंट करना है ना। सो प्रिंट ऑफ सम ऑफ नंबर्स, ओके, प्रिंट ऑफ मिन ऑफ नंबर्स, राइट। सिमिलरली प्रिंट ऑफ मैक्स ऑफ नंबर्स, ओके। सो मैक्स ऑफ नंबर्स। और जब हम इसको रन करेंगे, और क्योंकि हमें समझना है कि ये जो डिजिट्स कौन कौन से हैं, हम एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिख लेते हैं, प्रिंट ऑफ डिजिट, ताकि हमें पता चले कि लिस्ट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स थे, ओके। तो हमने अभी क्या किया, एक बार कोड को समझ लेते हैं, फिर आउटपुट देखेंगे, ऑलराइट। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो प्रोग्रामिंग को जो कैरेक्टर्स और इंटीजर्स का कॉम्बिनेशन है, ओके, तो उसको हमने स्ट्रिंग इनपुट लिया, ओके। और फिर डिजिट नाम के वेरिएबल में गेट डिजिट्स ऑफ स्ट्रिंग अंडरस्कोर 1 नाम का फंक्शन जो है उसको कॉल करके जो भी वैल्यू रिटर्न आएगा उस वैल्यू को डिजिट नाम के वेरिएबल में स्टोर किया है, ओके। और फिर गेट डिजिट्स ऑफ स्ट्रिंग अंडरस्कोर 1 क्या हुआ, डिजिट्स, उसके अंदर हमें क्या करना था, इस पूरे स्ट्रिंग को पढ़ के उसके अंदर जो हर एक कैरेक्टर को देख के, अगर वो कैरेक्टर डिजिट है तो उसको जाके कहीं और स्टोर करना है ना। कहां स्टोर करेंगे हम, ये जो डिजिट्स अंडरस्कोर लिस्ट है इसके अंदर, ओके। और फिर हमने लूप रन किया फॉर कैर इन स्ट्रिंग अंडरस्कोर 1, क्या कर रहे हैं, अगर वो कैरेक्टर डिजिट है तो डिजिट्स अंडरस्कोर लिस्ट को अपडेट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करके, क्योंकि हमें नंबर्स चाहिए, इंटीजर्स चाहिए, है ना। और फिर फाइनली जब लूप खत्म हो जाता है उस लिस्ट को हम सेंड कर रहे हैं बाहर, है ना, रिटर्न कर रहे हैं, और वो लिस्ट है 0 4 1 8, ओके। और जब हम इसको रन करेंगे देखते हैं क्या होता है। तो 0 4 1 8 जो है वो हमारा लिस्ट है, उसका सम क्या हुआ, 13, 8 + 4 12, 12 + 1 13, 13 + 0 is 13, ओके। और सबसे मिनिमम 0 है, सबसे मैक्सिमम 8 है, राइट। अगर मैं यहां चाहे कुछ और भी लिखूं, फॉर एग्जांपल pyth0n, ओके, 1 2 3 सम रैंडम कैरेक्टर्स 2 2 3, ओके। अगर हमने इसको रन किया क्या होगा, 0 1 2 3 2 2 3 आ गया, इसका सम भी 13 आएगा, 0 है और सबसे मैक्सिमम 3 है, मिनिमम 0 है, राइट, ओके। चलिए वापस चलते हैं, ओके। तो हमने क्या किया, अभी इनपुट को रीड किया, उसको पढ़ के एक एक कैरेक्टर को समझ के, अगर वो कैरेक्टर डिजिट है तो उसके मुताबिक हमने उसको उन सारे डिजिट्स को एक लिस्ट के अंदर स्टोर किया, और फिर लिस्ट के अंदर स्टोर करके उसका सम निकाला, उसका मिनिमम निकाला, उसका मैक्सिमम निकाला, राइट। तो हमने आज बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे हैं, है ना। म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स कैसे पास किए जाते हैं ये देखा, और पाइथन में बिल्ट इन फंक्शंस जो होते हैं उसके बारे में देखा, है ना, मिनिमम, मैक्सिमम, सम और सॉर्टेड, है ना। और फिर इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हुए एक कोड को वॉक थ्रू किया, है ना, राइट। तो अभी आपको क्या करना है, आपके लिए बहुत वेलकम एवरीवन, आज के सेशन में आप सबका स्वागत है, ओके। सो आज हम
फंक्शन कॉल स्टैक और रिकर्शन के बारे में बात करेंगे। ओके, और इससे पहले कि हम आज के सेशन में आगे बढ़े, एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि हमने पिछले सेशन में क्या क्या डिस्कस किया था। ओके, तो सबसे पहले हमने पिछले सेशन में पासिंग म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स है ना, सो किसी भी आर्गुमेंट में म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स जैसे कि लिस्ट पास कैसे करते हैं और उस टाइम पे कैसे काम किया जाता है, ये सारी चीजों के बारे में देखा हमने, है ना। और फिर जब हम प्लस इक्वल टू लिखते हैं, मतलब कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट को उसी पोजीशन पे अपडेट किया जाता है, राइट। सो ऑब्जेक्ट का आईडी जो है वो बदलता नहीं है और नया ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया जाता है, ये देखा हमने, राइट। और फिर अगर हम किसी भी डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स को यूज करते हैं, ओके, तो फंक्शन कॉल चाहे जितनी बार भी हो जाए, पहली बार जब डिफॉल्ट आर्गुमेंट कॉल किया जाता है, ओके, तभी उसको एवेल्युएट किया जाता है। मतलब डिफॉल्ट आर्गुमेंट जो है वो एक ही बार एवेल्युएट किया जाता है, मतलब जब फंक्शन को डिफाइन किया जाता है। ओके, हर बार जब फंक्शन को कॉल किया जाए तो हर बार उसके एवेल्युएट नहीं किया जाता और जो प्रीवियस वैल्यू सेट किया होगा उसी को यूज करके आगे के स्टेप्स जो है वो किए जाते हैं, राइट। तो इसी वजह से क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या है, यहाँ पे लिस्ट अंडरस्कोर एक्स इक्वल टू एम्प्टी ब्रैकेट्स है ना। तो पहली बार जब फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो क्या होगा, एम्प्टी लिस्ट के अंदर जो लिस्ट अंडरस्कोर एक्स वाला स्टेप है, ओके, उसके वजह से जो 3 है वो लिस्ट के अंदर स्टोर किया जाएगा, है ना। और अगली बार जब ऐड अंडरस्कोर आइटम नाम का फंक्शन कॉल किया गया तो इसलिए 3 का 3 आएगा, क्योंकि पहली बार जब फंक्शन को कॉल किया गया था तभी उस पर्टिकुलर डिफॉल्ट आर्गुमेंट को एवेल्युएट कर दिया गया था, है ना। तो इसलिए 3 का 3 आएगा, है ना। तो इसका एग्जांपल भी देखा हमने, ओके। और फिर पाइथन में जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जैसे मिन, मैक्स, सम, सॉर्टेड, इन सारी चीजों के बारे में जाना हमने, है ना। जैसे हम इन जनरल हर दिन यूज करते हैं प्रिंट, है ना, वो भी एक बिल्ट इन फंक्शन है, ओके। तो ऐसे ही मिन से मिनिमम, मैक्स से मैक्सिमम, सम से सम ऑफ दी जो कोई भी एलिमेंट्स होंगे वो, ओके। और सॉर्टेड एक लिस्ट को सॉर्ट करके कैसे प्रिंट किया जाता है ये देखा हमने, है ना। तो मिन को यूज करके द मोस्ट मिनिमम एलिमेंट, मतलब सबसे छोटा वाला एलिमेंट जो है उसको प्रिंट करने की कोशिश की हमने, है ना। और फिर मैक्स यूज करके जो सबसे बड़ा वाला एलिमेंट है, लार्जेस्ट एलिमेंट है, उसको प्रिंट करने की कोशिश की, है ना। और फिर सम को यूज करके एक सीक्वेंस के अंदर जो भी नंबर्स होते हैं या फिर जो कुछ भी वैल्यूज होती हैं उनको सम करके रिटर्न आउटपुट जो है वो प्रिंट किया हमने, है ना। और फिर सॉर्टेड के बारे में भी देखा। बाय डिफॉल्ट जब आप किसी भी लिस्ट पे एक सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स पे अगर आप सॉर्टेड अप्लाई करते हैं तो आप उसको सॉर्ट कर रहे होते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, लोएस्ट वैल्यू से लेके हाईएस्ट वैल्यू तक, ओके। सो बाय डिफॉल्ट जो है उसके अंदर सॉर्टेड के अंदर जो आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं उसमें पहला आर्गुमेंट होता है आपका लिस्ट या फिर आपका सीक्वेंस, ओके। और दूसरा आर्गुमेंट होता है रिवर्स, ओके। बाय डिफॉल्ट रिवर्स का वैल्यू जो है वो फॉल्स होता है ना। सो रिवर्स इक्वल टू फॉल्स लिखा रहता है। अगर हम रिवर्स इक्वल टू ट्रू लिखते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, जो सीक्वेंस हमने दिया वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा, मतलब सबसे बड़े वैल्यू से लेके सबसे छोटे वैल्यू तक आएगा, राइट। तो ये हमने जाना, है ना। और फिर हमने कल का मतलब पिछले सेशन का डेली चैलेंज देखा, है ना। सो इस डेली चैलेंज में क्या चाहिए हमें, हमारे पास कोड है, ओके, और एक्सपेक्टेड आउटपुट जो है मतलब उस लिस्ट के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उसके स्क्वायर्स एक सॉर्टेड ऑर्डर में आने चाहिए, है ना। तो लिस्ट अंडरस्कोर ए इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 2 4 1 3 5 दिया गया है, ओके। लिस्ट अंडरस्कोर एक्स इक्वल टू एम्प्टी है, ओके। सो फॉर लूप में क्या हो रहा है, फॉर ईच आइटम इन लिस्ट ए, है ना। तो लिस्ट ए के अंदर जो हर एक आइटम है, ओके, उसको कंसीडर करते हुए लिस्ट एक्स के अंदर हर एक आइटम को स्क्वायर किया जा रहा है, मतलब उसको आइटम इनटू आइटम किया जा रहा है और लिस्ट के अंदर ऐड किया जा रहा है, ओके। तो इसको हम कोड प्लेग्राउंड में देखेंगे, देखते हैं कि आउटपुट कैसे आता है और ये देखते हैं कि इसको फिक्स कैसे किया जाएगा, राइट। चलिए, सो यहाँ पे कोड है अवेलेबल आपके लिए, है ना। तो यहाँ पे लिस्ट ए है 2 4 1 3 5, ओके। और फिर जब हमने इस कोड को रन किया क्या हुआ, ये जो 4 16 1 9 25, ओके, स्क्वायर्स तो हो गए बट ये सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है ना। हमें कैसा चाहिए, 1 4 9 16 25, मतलब एक असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, है ना। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें लिस्ट अंडरस्कोर ए जो है उसको सॉर्ट करके उसके बाद ये जो फॉर लूप है उसको रन करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे ऊपर ही लिस्ट अंडरस्कोर ए के नीचे एक और बार लिस्ट अंडरस्कोर ए लिख देते हैं इक्वल टू सॉर्टेड ऑफ लिस्ट अंडरस्कोर ए, ओके। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा लिस्ट अंडरस्कोर ए जो है वो सॉर्ट होकर स्टोर हो जाएगा, ओके। और जब हम इसको रन करेंगे तब क्या होगा, जैसा आउटपुट हमें चाहिए 1 4 9 16 25 वो आ जाएगा, है ना। तो चलिए वापस चलते हैं, ओके। तो हमें यहाँ क्या समझ आया, ये जो लिस्ट है हमें उसको सॉर्ट करना था, है ना। तो सॉर्ट कर लिया हमने और करने के बाद क्या हुआ, जैसा आउटपुट हमें चाहिए वो आ गया। सो कहां फिक्स करना था हमें, लिस्ट अंडरस्कोर ए इक्वल टू सॉर्टेड ऑफ लिस्ट अंडरस्कोर ए, ओके। ऐसे लिखने की वजह से क्या होगा, हमारा लिस्ट जो है जैसे आउटपुट आना चाहिए वैसा आउटपुट आ जाएगा, है ना, राइट। तो आज के एजेंडा में चलते हैं। सो रिकैप हो गया, आज के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ओके। तो सबसे पहले आज का टॉपिक जो है, आज हम बात करेंगे फंक्शन कॉल स्टैक और रिकर्शन के बारे में, ओके। तो इसके लिए, ओके, सबसे पहले हम समझेंगे कि ये स्टैक होता क्या है, ओके। स्टैक क्या होता है ये समझेंगे और एट द सेम टाइम अगर हमें एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को कॉल करना है तो वो कैसे कॉल कर सकते हैं, ओके। और उसी दौरान फंक्शन कॉल स्टैक नाम का कॉन्सेप्ट जो है उसको समझेंगे, ओके। और फिर रिकर्शन नाम का कॉन्सेप्ट जो है इसको भी समझेंगे, राइट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होगा रिकर्शन जो है, ओके। तो सबसे पहले स्टैक जो होता है एक डेटा स्ट्रक्चर है, ओके। और जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं डेटा स्ट्रक्चर जो है उसको डेटा स्टोर करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज किए जाते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स, राइट। सो वैसे ही स्टैक जो है वो एक तरीके का डेटा स्ट्रक्चर है, ओके। जैसे लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर है ना। तो वैसे ही स्टैक भी एक डेटा स्ट्रक्चर है जो आइटम्स को लास्ट इन फर्स्ट आउट मैनर में स्टोर करता है। मतलब
लेट्स से आपके पास 10 एलिमेंट्स वाला लिस्ट है, ओके, और आपके पास एक स्टैक है जिसके अंदर एक एक एलिमेंट आप डाल रहे हैं, ओके। सो 1 से लेके 10 तक के नंबर्स हैं। सो पहले आपने 1 डाला, फिर 2, फिर 3, 4, ऐसे एक के ऊपर एक, जैसे पाइल ऑफ प्लेट्स दिख रहा है आपको, है ना, तो वैसे ही आपने अरेंज किया, ओके। सो जो आखिरी में एंटर करेगा वही पहले बाहर निकलेगा, ऑलराइट। सो इसको एक मतलब एक डब्बे की तरह इमेजिन कर लीजिए, ओके, और एक एक एलिमेंट जो है आप एक के ऊपर एक एलिमेंट्स डालते जा रहे हैं, ओके। सो जो लास्ट आखिरी वाला एलिमेंट जो आएगा वही सबसे पहले निकलेगा बाहर, ओके। जब जरूरत पड़े, जब उस स्टैक को उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसको निकालने की कोशिश करें हम, तो सबसे पहले क्या कौन सा वाला निकलेगा, जो लास्ट एलिमेंट आया था, है ना। तो जैसे आप एक प्लेट्स का पाइल लेंगे तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे ऊपर वाला प्लेट, है ना। तो वैसे ही इसको क्या इस पर्टिकुलर प्रोसेस को कहा जाता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ओके। सो स्टैक जो होता है, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर जो होता है, टिपिकली लास्ट इन फर्स्ट आउट मैनर में आइटम्स को स्टोर करता है बेसिकली, ओके। तो इसको हम बारीकी से समझेंगे, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे इसको, ऑलराइट। सो चलिए बात करते हैं एक फंक्शन को कॉल करने की, ओके। हम चाहें तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन अंडरस्कोर 1 है, दूसरा फंक्शन अंडरस्कोर 2 है, ओके। तो आप फंक्शन अंडरस्कोर 2 के अंदर एक फंक्शन अंडरस्कोर 1 को कॉल कर सकते हैं, ओके। एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर कॉल किया जा सकता है, ओके। तो मान लीजिए आप दो फंक्शंस डिफाइन कर लिया आपने, और दूसरे फंक्शन में एक पर्टिकुलर प्रोसेस करने के लिए आपको कोई और फंक्शन की जरूरत है, ओके। तो उस फंक्शन को आप दूसरे फंक्शन में कॉल करेंगे, ओके। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, ओके। यहां पे कोड क्या है, डेफ गेट लार्जेस्ट स्क्वायर ऑफ लिस्ट अंडरस्कोर x, ओके। सो हमने यहां पे क्या किया, एक फंक्शन को यूज किया, है ना, राइट। एक फंक्शन को डिफाइन किया जो क्या फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है, एक लिस्ट के अंदर जो लार्जेस्ट स्क्वायर होगा उसको फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है, ओके। तो हम यहां पे क्या यूज कर रहे हैं, लेन नाम का फंक्शन यूज कर रहे हैं, राइट। सो बिल्ट इन फंक्शन है ना। तो लेंथ को यूज कर रहे हैं हम, लेंथ फाइंड आउट करने के लिए, और फिर मैक्स ऑफ, जाहिर सी बात है लार्जेस्ट फाइंड आउट करने के लिए आपको मैक्स चाहिए होगा, है ना। तो मैक्स ऑफ लिस्ट एक्स यूज कर रहे हैं। सो हम यहां पे बिल्ट इन फंक्शंस यूज कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ स्क्वायर्स में से सबसे लार्जेस्ट स्क्वायर निकालने के लिए, ओके, राइट। तो इसको हम कॉलिंग अ फंक्शन इनसाइड अ फंक्शन कहते हैं, ओके। और इसका आउटपुट क्या आएगा, 9 आएगा, राइट। क्योंकि लिस्ट अंडरस्कोर ए में 1 है, -3 है, 2 है, राइट। सो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर जब करते हैं तो 3 स्क्वायर ही ऑब्वियसली सबसे बड़ा होता है, राइट। सो -3 इंटू -3 इक्वल टू +9। सो लार्जेस्ट क्या आएगा, +9 आएगा, है ना, राइट। तो चलिए एक और एग्जांपल देख के इसको समझने की कोशिश करते हैं, ओके। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास दो फंक्शंस हैं, ओके, डेफ गेट स्क्वायर्ड वैल्यू ऑफ x, ओके, राइट। सो उसको जब हम लिखते हैं उसमें कुछ रिकरिंग ब्लॉक ऑफ कोड लिखेंगे हम, ओके। और उसके बाद क्या लिखा है हमने, डेफ गेट सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ लिस्ट अंडरस्कोर a, ओके। और फिर उसके अंदर हमने कॉल किया गेट स्क्वायर वैल्यू ऑफ x, ऑलराइट। सो हमारे पास लिस्ट अंडरस्कोर a क्या है, 1 2 3 है, ओके। और हमें फाइनल आउटपुट क्या चाहिए, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, राइट। सो हमारा एंड आउटकम समझ आ गया आपको, है ना। सो अगर हमारे पास लिस्ट ए है, ओके, और उसके अंदर 1 2 3 नाम के 3 एलिमेंट्स हैं, ओके। सो हमें आउटपुट क्या चाहिए, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर चाहिए, ओके। और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, दो फंक्शंस को डिफाइन किया हमने, ओके। सबसे पहले गेट स्क्वायर वैल्यू, मतलब किसी भी एक अगर कोई भी एक वैल्यू भेजी जाती है, कोई एक इंटीजर दिया जाता है, उसको स्क्वायर करना है, बस। उस फंक्शन का काम क्या है, जो भी वैल्यू दी जाती है आर्गुमेंट्स में पास की जाती है उसका स्क्वायर करना है, एज सिंपल एज दैट, ओके। और फिर गेट सम ऑफ स्क्वायर्स जो है वो एक लिस्ट के अंदर स्क्वायर्स को एक्सपेक्ट करेगा, ओके। और फिर उस लिस्ट के अंदर जो भी स्क्वायर वैल्यूज हैं उनको क्या करना है, सम करना है, ऑलराइट। सो यहां क्या कर रहे हैं हम, लिस्ट मतलब गेट सम ऑफ स्क्वायर्स के अंदर हम गेट स्क्वायर्ड वैल्यू नाम का फंक्शन जो है वो कॉल कर रहे हैं, ओके। चलिए इसके लिए एक प्रोग्राम देख के समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को, ऑलराइट, ओके। सो प्रोग्राम क्या है हमारे पास, डेफ गेट स्क्वायर वैल्यू, जो हमने अभी फंक्शन देखा था, है ना। तो वो पहला फंक्शन है, उसका काम क्या है, जो भी वैल्यू x दिया जाता है उसका x इंटू एक्स करके रिटर्न करना है बेसिकली, राइट। जो भी इंटीजर या कोई भी नंबर दिया जाता है उसको स्क्वायर करके रिटर्न करना है स्क्वायर्ड वैल्यू को, राइट। और फिर दूसरा फंक्शन क्या है, डेफ गेट अंडरस्कोर सम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्क्वायर्स, ओके। स्क्वायर्स का सम लाना है, ओके। और ये आर्गुमेंट क्या ले रहा है, एक लिस्ट, ओके, एक लिस्ट लेगा और उस लिस्ट के अंदर जो भी वैल्यूज होंगे उसको उसका स्क्वायर कैलकुलेट करके स्क्वायर्स को ऐड करना है बस, ओके, राइट। तो मान लीजिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर्स अंडरस्कोर सम नाम का एक वेरिएबल होगा जो बाय डिफॉल्ट 0 होगा, राइट। फॉर आई इन लिस्ट ए, मतलब लिस्ट ए के अंदर जो भी वैल्यूज हैं उसका सीक्वेंस खत्म होने तक उन सारे वैल्यूज को कंसीडर करते हुए क्या किया जा रहा है यहाँ पे, स्क्वायर्स अंडरस्कोर सम इक्वल टू गेट स्क्वायर्ड वैल्यू ऑफ आई, ओके। तो क्या किया जा रहा है यहाँ पे, दूसरे फंक्शन में पहला फंक्शन जो है वो कॉल किया जा रहा है, ओके। और फिर जब तक ये लूप खत्म नहीं हो जाता ये फंक्शन जो है कॉल किया कंटीन्यूअसली कॉल किया जाएगा, ओके। और फिर रिटर्न ऑफ स्क्वायर्स अंडरस्कोर सम, ओके। लिस्ट अंडरस्कोर ए इक्वल टू एक लिस्ट है 1 2 3, ओके। और हमें आउटपुट क्या चाहिए, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर चाहिए, ओके। तो फाइनली सम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्क्वायर्स इक्वल टू ये जो गेट सम स्क्वायर्स है, लिस्ट अंडरस्कोर ए वाला दूसरा फंक्शन, उसको कॉल किया जा रहा है एंड फाइनली सम ऑफ स्क्वायर्स जो है वो प्रिंट किया जाएगा, ओके। तो अभी आपको क्या समझ आना चाहिए, पहला लिस्ट अंडरस्कोर ए है जिसके अंदर 1 2 3 नाम के 3 एलिमेंट्स हैं, ओके। और हमारा एंड आउटकम क्या चाहिए हमें, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ओके, राइट। सो 1 स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस 2 स्क्वायर क्या होगा 4, 1 प्लस 4 5, ओके, प्लस 3 स्क्वायर
9 है ना, सो 5 + 9 क्या है 14, सो आउटपुट जो है 14 आना चाहिए हमारे लिए। ऑलराइट, सो उसके लिए हमने क्या किया, दो फंक्शंस डिफाइन किए। ओके, एक फंक्शन जो है एक नंबर को लेगा और उसका स्क्वायर कैलकुलेट करके रिटर्न करेगा, क्लियर। ओके, दूसरा फंक्शन क्या करेगा, एक लिस्ट को लेगा, उसमें हर एक इंडिविजुअल नंबर एलिमेंट को कंसीडर करते हुए उसका स्क्वायर कैलकुलेट करने की कोशिश करके, स्क्वायर जब कैलकुलेट हो जाए तो उस स्क्वायर वैल्यू को ऐड करेंगे एक पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर करके, उस पे ऐड करते जाएंगे जितने भी सारे स्क्वायर्स हो। ओके, और फिर फाइनली उस पर्टिकुलर जब वो लूप खत्म हो जाए, ऐसे जब वो लिस्ट खत्म हो जाए तो जो फाइनल वैल्यू बचेगा, स्क्वायर्स का सम जो बचेगा उसको रिटर्न करना है। ओके, और नीचे लिस्ट अंडरस्कोर ए के नीचे क्या है, सम ऑफ स्क्वायर्स लिखा हुआ है ना, तो उस वेरिएबल में ये जो स्क्वायर होगा उसको स्टोर किया जाएगा। ओके, और उसी वेरिएबल को जब हम प्रिंट करेंगे वो स्क्वायर वैल्यू, स्क्वायर्स का सम जो है वो प्रिंट हो जाएगा। राइट, चलिए इसको एक एक स्टेप करके समझने की कोशिश करते हैं। राइट, तो सबसे पहले क्या होगा, हमने डिफाइन कर लिया स्क्वायर वैल्यू का एक फंक्शन है ना, तो वो फंक्शन डिफाइन कर लिया, और फिर क्या एग्जीक्यूट होगा, डेफ गेट सम ऑफ स्क्वायर्स नाम का एक फंक्शन बन जाएगा। ओके, और फिर तीसरा स्टेप क्या होगा, लिस्ट अंडरस्कोर ए इक्वल टू 1, 2, 3। ओके, तो लिस्ट अंडरस्कोर ए नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर ये 1, 2, 3 वाला लिस्ट जो है वो स्टोर हो जाएगा। ओके, और फिर अब क्या होगा, सम ऑफ स्क्वायर्स इक्वल टू गेट सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ लिस्ट अंडरस्कोर ए लिखा हुआ है ना, तो वो वाला फंक्शन कॉल होगा। राइट, और स्टैक में क्या होगा, राइट, आपको याद है ना, तो स्टैक में क्या होता है, अगर हम कोई भी चीज को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, दो चार चीजों को बैक टू बैक एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो एग्जीक्यूट होना है वो आ जाएगा, और उसके ऊपर दूसरा स्टेप, उसके ऊपर तीसरा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। राइट, तो अभी स्टैक को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम गेट सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ लिस्ट अंडरस्कोर ए जो है वो वाला फंक्शन हमने कॉल किया। ओके, तो स्टैक में सबसे पहले क्या जाएगा, गेट सम ऑफ स्क्वायर्स नाम का फंक्शन जो है वो जाएगा। ओके, और फिर गेट सम ऑफ स्क्वायर्स के अंदर जब हम गए, उस फंक्शन को कॉल किया तो फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए। ओके, और फिर जब हम उसके अंदर गए तो क्या हुआ, स्क्वायर्स अंडरस्कोर सम इक्वल टू 0, वो वेरिएबल डिफाइन हो गया, उसका वैल्यू 0 दे दिया हमने, क्लियर। ओके, और फिर अभी क्या हो रहा है, फॉर आई इन लिस्ट अंडरस्कोर ए। ओके, अभी आई का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, आई इक्वल टू 1 है। ओके, तो हर बार जब तक ये लिस्ट खत्म नहीं हो जाता आई का वैल्यू बढ़ता रहेगा, है ना, तो अभी क्या हुआ, फॉर आई इन लिस्ट अंडरस्कोर ए, आई अभी एग्जिस्ट करता है, लिस्ट अंडरस्कोर ए अभी खत्म नहीं हुआ है। ओके, क्या करना है, गेट स्क्वायर्ड वैल्यू ऑफ आई, और अभी आई का वैल्यू क्या है 1। ओके, तो सम ऑफ स्क्वायर्स के ऊपर क्या आएगा, स्टैक के अंदर अगला क्या रन होगा, गेट स्क्वायर वैल्यू ऑफ आई। ओके, राइट, सो क्या हुआ यहाँ पे, एक और बार अच्छे से समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या किया, सम ऑफ स्क्वायर्स जो है उसको कॉल किया, वो पर्टिकुलर फंक्शन कॉल जो है वो जाके स्टैक के अंदर बैठ गया, क्लियर। ओके, उसके बाद क्या हुआ, उस फंक्शन को जब हमने एग्जीक्यूट किया, उस फंक्शन के अंदर जो सम ऑफ स्क्वायर्स नाम का फंक्शन है उसके अंदर हमने गेट स्क्वायर्ड वैल्यू नाम का फंक्शन कॉल किया, फंक्शन 2 के अंदर फंक्शन 1 को कॉल किया हमने, है ना, राइट, और फंक्शन 1 अभी क्या है, गेट स्क्वायर्ड वैल्यू ऑफ आई। ओके, और आई का वैल्यू क्या है 1। ओके, तो अभी क्या एग्जीक्यूट क्या स्टोर किया जाएगा यहाँ पे स्टैक में, गेट स्क्वायर्ड वैल्यू ऑफ आई। ओके, तो वो वाला कंडीशन, मतलब वो वाला फंक्शन जब रन हो गया, और फिर उसके बाद क्या होगा, सीधा जो फंक्शन को कॉल किया गया है, पहले फंक्शन को कॉल किया गया है उस फंक्शन में जाएगा। ओके, राइट, और फिर क्योंकि सबसे ऊपर, स्टैक के सबसे ऊपर जो पर्टिकुलर फंक्शन कॉल है उसी को एग्जीक्यूट करना होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, 1 × 1 रिटर्न होगा। राइट, और फिर 1 × 1 क्या है, 1 है। ओके, और वो वैल्यू आ गया, स्क्वायर्स अंडरस्कोर सम नाम के वेरिएबल में क्या स्टोर किया जाएगा, 1 स्टोर किया जाएगा। राइट, सो देखिए वहां पे वो जो क्यूबॉइड है, उसके क्यूब है, उसके अंदर स्क्वायर्स अंडरस्कोर सम के अंदर क्या हुआ, 1 स्टोर हो गया, क्योंकि 1 × 1 = 1, है ना, तो 1 का स्क्वायर हो गया। राइट, तो अभी क्या होगा, फिर से आई का वैल्यू बदलेगा 2 में, है ना, सो आई गया 2 के अंदर, है ना, तो फिर फॉर 2 इन लिस्ट अंडरस्कोर ए, 2 एग्जिस्ट करता है, क्या होगा, अभी फिर से गेट स्क्वायर्ड वैल्यू ऑफ 2 कॉल किया जाएगा, क्योंकि आई का वैल्यू बदल चुका है। राइट, तो फिर से अभी स्टैक में सबसे ऊपर क्या है, गेट स्क्वायर्ड वैल्यू ऑफ 2। ओके, जब वो एग्जीक्यूट किया जाएगा, फिर से क्या होगा, गेट स्क्वायर्ड वैल्यू नाम का फंक्शन कॉल किया जाएगा, और रिटर्न क्या होगा, 2 × 2 वो है 4। ओके, और फिर 4 वाला वैल्यू जो है वो यहाँ पे वापस आएगा स्क्वायर्स अंडरस्कोर सम में, है ना, उस पे फिर से ऐड किया जाएगा, और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 1 के साथ 4 को हमने जोड़ दिया, है ना, 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, तो 4 + 1 5, सो स्क्वायर्स अंडरस्कोर सम का वैल्यू जो है वो 5 हो जाएगा, है ना, और फिर उसके बाद क्या होगा, 3, ऑब्वियस है ना, आई का वैल्यू जो है वो बढ़ेगा। ओके, और लिस्ट में लास्ट वाला वैल्यू क्या है, 3। ओके, सो फॉर 3 इन लिस्ट अंडरस्कोर ए, 3 एग्जिस्ट करता है, तो वो 2 है, तो लूप के अंदर जाएंगे हम। ओके, जाके फिर से क्या कर रहे हैं, गेट स्क्वायर्ड वैल्यू ऑफ 3 कॉल कर रहे हैं, क्योंकि आई का वैल्यू अभी 3 है। ओके, और फिर से स्टैक में सबसे ऊपर क्या है, अभी सबसे लास्ट वाला क्या आया था, गेट स्क्वायर्ड वैल्यू ऑफ 3, है ना, तो वो फंक्शन फिर से कॉल किया जाएगा। ओके, और फिर क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू 3 है, रिटर्न x × x मतलब 3 × 3 9 होगा, और वो वाला वैल्यू रिटर्न किया जाएगा, और रिटर्न कहां पे किया जाएगा, ये जो स्क्वायर्स अंडरस्कोर सम है वहां पे जाके, और उसके अंदर ऐड हो जाएगा, है ना, सो 3 प्लस स्क्वायर ऑफ 3 क्या है, 9, 9 + 5 14, 14 जो है वो स्क्वायर्स अंडरस्कोर सम में स्टोर किया जाएगा, और वही स्क्वायर्स अंडरस्कोर सम जो है वो रिटर्न किया जाएगा, कहां जाएगा, ये सम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्क्वायर्स नाम का वेरिएबल जो है वहां पे 14 नाम का वैल्यू जो है वो रिटर्न किया जाएगा, और फिर जब हम उसको प्रिंट करेंगे आउटपुट भी 14 ही आएगा। ऑलराइट, आपको समझ आ गया, है ना, सो मल्टीपल फंक्शंस को जब हम डिफाइन करते हैं और एक दूसरे के अंदर जब हम इसको कॉल करते हैं तो क्या होता है ये समझने की कोशिश की हमने, है ना, तो इसको और बारीकी से कॉन्सेप्चुअली समझेंगे हम, बट इससे पहले चलिए कोड प्लेग्राउंड में जाके देखते हैं कि ये दिखता कैसे है ना, तो सही प्रोग्राम चलेगा या नहीं ये देख लेते हैं एक बार। राइट, चलिए
ओके तो हमारे पास क्या है, ये गेट स्क्वायर्ड वैल्यू ऑफ x है ना। तो पहला फंक्शन ये डिफाइन हो जाएगा। जब बेसिकली आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है पहले फंक्शन डेफिनेशंस कंसीडर किए जाते हैं, राइट। सो टॉप टू बॉटम आना है तो सबसे पहले ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, डेफ गेट स्क्वायर्ड वैल्यू ऑफ x। ओके फंक्शन डिफाइन हो गया और फिर उसके बाद गेट सम ऑफ स्क्वायर्स ये भी डिफाइन हो गया और उसके बाद लिस्ट अंडरस्कोर a जो है ये भी डिफाइन हो गया और लिस्ट अंडरस्कोर a नाम के वेरिएबल में हमारे पास क्या है 1, 2, 3 वाला लिस्ट है ना। ओके और फिर उसके बाद क्या हुआ, गेट सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ लिस्ट अंडरस्कोर a आया है ना। तो जब ये कॉल किया गया तो सीधा एग्जीक्यूशन कहां पे जाएगा, फोर्थ लाइन पे है ना। सो ये वाला फंक्शन जो है कॉल किया जाएगा। ओके और स्टैक के अंदर ये गेट सम ऑफ स्क्वायर्स नाम का फंक्शन जो है वो स्टैक के अंदर सबसे पहले स्टोर किया जाएगा है ना, स्टैक में सबसे नीचे रखा जाएगा है ना। और फिर उसके बाद क्या हुआ, स्क्वायर्स अंडरस्कोर सम नाम का एक वेरिएबल डिफाइन किया, उसका वैल्यू दे दिया हमने 0। ओके और फिर जब तक लिस्ट अंडरस्कोर a एग्जिस्ट करता है चलता रहेगा उसके अंदर i का वैल्यू जो है उसको यूज करके गेट स्क्वायर्ड वैल्यू ऑफ i है ना। तो पहले 1 फिर 2 फिर 3 जब तक ये खत्म नहीं हो जाता, ये जब तक रिटर्न स्टेटमेंट नहीं आ जाता तब तक रन करते रहेंगे है ना। और फिर फाइनली आउटपुट जो है वो जब हम रन करेंगे क्या होगा, 14 आएगा है ना, राइट। सो सम ऑफ स्क्वायर्स जो है 14 आ गया, राइट। ओके तो अगर मैंने यहाँ पे एक और लिखा 1, 2, 3, 4 लिखा हमने, ओके तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है, राइट। 30 आ गया, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर जो है वो 30 आएगा है ना। सो 14 प्लस 4 स्क्वायर क्या है, 4 इंटू 4 16 है ना, 14 प्लस 16 जो है वो 30 आएगा है ना। तो ऐसे ही क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, हर बार जब ये गेट सम ऑफ स्क्वायर्स कॉल किया जा रहा है उसके अंदर गेट स्क्वायर्ड वैल्यू जो है वो भी कॉल किया जा रहा है ना। तो एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कॉल किया जा रहा है। ओके और फिर स्टैक में उसी ऑर्डर में स्टोर किया जाएगा एंड अल्टीमेटली उसी तरीके से बाहर निकाला जाएगा है ना। चलिए वापस चलते हैं। ओके तो हमने ये समझ लिया। ओके चलिए बात करते हैं फंक्शन कॉल स्टैक की है ना। स्टैक तो आपको समझ आ गया है ना। तो स्टैक क्या है, एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर, जैसे हमारे पास लिस्ट होता है वैसे ही स्टैक भी होता है, वो एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर वैल्यूज जो है, वैल्यू हो या कंडीशन हो जो भी हो, ओके लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर में स्टोर किया जाता है, मतलब आखिरी में जो आएगा उसी को सबसे पहले निकाला जाएगा। ओके सो और फंक्शन कॉल स्टैक जो है, मतलब अभी जैसे हमने एग्जांपल में देखा था है ना। सो गेट सम ऑफ स्क्वायर्स कॉल किया गया, वो सबसे नीचे रखा गया, उसके ऊपर गेट स्क्वायर्ड वैल्यू रखा गया है ना, उसका गेट स्क्वायर्ड वैल्यू ऑफ 1, गेट स्क्वायर्ड वैल्यू ऑफ 2, 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। सो ऐसे फंक्शंस को एक स्टैक के अंदर रखने पे उसको कहा जाता है फंक्शन कॉल स्टैक। ओके और ये फंक्शन कॉल स्टैक जो है, फंक्शन कॉल्स जो किए जा रहे हैं उसका प्रोग्रेस ट्रैक करता है बेसिकली। ओके सो जैसे फंक्शन 1 लिख लिया, फंक्शन 2 लिख लिया, फंक्शन 3 लिख लिया है ना, तो सबसे पहले फंक्शन 3 को निकाला जाएगा एंड उसके बाद फंक्शन 2, उसके बाद फाइनली फंक्शन 1। ओके राइट। तो चलिए अभी जो हमने एग्जांपल देखा था उसको फंक्शन कॉल स्टैक की मदद से समझते हैं। ओके तो सबसे पहले हमने क्या किया था, लिस्ट ए डिफाइन कर लिया और फिर वहां पे क्या लिखा हमने, गेट सम ऑफ स्क्वायर्स ब्रैकेट्स के अंदर 1, 2, 3 वाला लिस्ट डाल दिया हमने। ओके और फिर जब हमने गेट सम ऑफ स्क्वायर्स को कॉल किया उस फंक्शन के अंदर क्या था, गेट स्क्वायर्ड वैल्यू नाम का एक और फंक्शन था। ओके सो पहले गेट स्क्वायर्ड वैल्यू ऑफ 1। ओके अभी स्टैक में सबसे ऊपर क्या है, फंक्शन कॉल स्टैक में सबसे ऊपर क्या है, गेट स्क्वायर्ड वैल्यू ऑफ 1 है। ओके तो सबसे पहले उसको बाहर निकाल के एग्जीक्यूट किया जाएगा और फिर उसका वैल्यू जो अकॉर्डिंगली स्टोर कर देंगे हम। ओके उसके बाद क्या होगा, जब फिर से ये लूप रन हुआ, गेट स्क्वायर्ड वैल्यू ऑफ 2 आ गया है ना। तो अभी स्टैक में सबसे ऊपर क्या है, गेट स्क्वायर्ड वैल्यू ऑफ 2 है, तो उसको एग्जीक्यूट करके पॉप अप कर दिया जाएगा, मतलब उसको पहले निकाल देंगे हम। ओके तो गेट स्क्वायर्ड वैल्यू ऑफ 2 निकल जाएगा और फिर उसमें जो स्क्वायर कैलकुलेट हुआ है उसको हम स्टोर करेंगे पर्टिकुलर वेरिएबल में। ओके और फिर उसके बाद क्या हुआ, गेट स्क्वायर्ड वैल्यू ऑफ 3 रन हुआ, क्योंकि अभी भी लिस्ट खत्म नहीं हुआ है ना। तो गेट स्क्वायर्ड वैल्यू ऑफ 3 रन करेंगे हम। ओके और फिर क्योंकि स्टैक में सबसे ऊपर वही है, उसको पहले निकाल के उसको रन करके और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप लेंगे और फाइनली जब गेट स्क्वायर्ड वैल्यू ऑफ 3 जो है वो निकल गया तो फाइनली तब जाके गेट सम ऑफ स्क्वायर जो है वो एग्जीक्यूट होगा और उसका वैल्यू जो है वो प्रिंट होगा, है ना, राइट। तो आपको समझ आ गया स्टैक क्या होता है, ये समझ लिया आपने। एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कॉल किया जा सकता है, ये भी समझ लिया आपने। ओके और जब फंक्शन कॉल्स को ट्रैक करने के लिए स्टैक यूज किया जाता है उसको कहते हैं फंक्शन कॉल स्टैक, है ना, ये समझ लिया हमने। ओके चलिए अब बात करते हैं रिकर्शन की। ओके सो रिकर्शन जो है, ओके ये भी फंक्शन को एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कॉल करने वाला कॉन्सेप्ट ही है, बट यहां पे क्या समझना है हमें, मान लीजिए अगर हम एक फंक्शन को उसी में फिर से कॉल करें, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिखा फंक्शन 1 लिखा हमने, ओके और उस फंक्शन 1 के रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर अगर हमने लिखा फंक्शन 1 को फिर से लिख दिया, ओके तो इसको कहा जाता है रिकर्शन। एक फंक्शन अगर अपने आप को कॉल करता रहे तो उसको कहते हैं रिकर्शन, राइट। तो यहां पे क्या होगा, जो फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ओके उसको रिकर्सिव फंक्शन कहा जाता है। ओके सो अगर फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है तो उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को रिकर्शन कहा जाता है और इस फंक्शन को रिकर्सिव फंक्शन, राइट। ओके एक और बार बता देते हैं। ओके सो आपने एक फंक्शन डिफाइन किया, ओके और फिर उस फंक्शन को उसी फंक्शन के रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आपने कॉल किया, राइट। तो डिफ फंक्शन 1 लिखा आपने और उसके रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर फिर से आपने फंक्शन 1 को कॉल किया। ओके तो ऐसे अगर एक फंक्शन अपने आप को कॉल करता है तो इसको कहते हैं रिकर्शन, ओके राइट। और इस फंक्शन को कहा जाता है रिकर्सिव फंक्शन। ओके तो चलिए एक सिंपल एग्जांपल यूज करके, राइट, सिंपल एग्जांपल ऑफ मल्टीप्लाइंग n नंबर्स, मतलब अगर n नंबर्स है हमारे पास, उसको लाइक उस कॉन्सेप्ट को लेके हम इस रिकर्शन को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। ओके मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है मल्टीप्लाई ऑफ 5, ओके जिसमें क्या करना है आपको 5 × 4 × 3 × 2 × 1 लिखना है।
ओके राइट। सो मल्टीप्लाई ऑफ 5, अगर मल्टीप्लाई ऑफ x लिखा आपने तो x, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ वहां तक जाना है। ओके राइट। सो मल्टीप्लाई ऑफ 5 जब लिखते हैं आप तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आना चाहिए। क्लियर। ओके सो जो कोई भी नंबर हो 1 तक उसको मल्टीप्लाई करते जाना चाहिए। ओके सो मल्टीप्लाई ऑफ 5 को कैसे लिख सकते हैं हम, 5 इंटू मल्टीप्लाई ऑफ 4 लिख सकते हैं, है ना। अगर मल्टीप्लाई ऑफ 4 है इसका मतलब क्या है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना राइट। सो मल्टीप्लाई ऑफ 5 जब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो सकता है तो 5 को मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 5 इंटू मल्टीप्लाई ऑफ 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई ऑफ 4 जो है वो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 रहेगा, लिख सकते हैं ऐसा। ओके और इसी को थोड़ा और ब्रेक डाउन करें तो मल्टीप्लाई ऑफ 4 को कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू मल्टीप्लाई ऑफ 3, है ना। अगर हम 5 मल्टीप्लाई ऑफ 5 को 5 इंटू मल्टीप्लाई ऑफ 4 लिख सकते हैं तो मल्टीप्लाई ऑफ 4 को 4 इंटू मल्टीप्लाई ऑफ 3 भी लिख सकते हैं, है ना राइट। और ऐसे ही देखते देखते 3 को 3 इंटू मल्टीप्लाई ऑफ 2, मल्टीप्लाई ऑफ 2 इक्वल टू 2 इंटू मल्टीप्लाई ऑफ 1 और मल्टीप्लाई ऑफ 1 जो है वो 1 तक, है ना। तो ये रिकर्शन जो है, बेसिकली रिकर्शन जो है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है हमारे पास जिसको हम छोटे छोटे रिपीटेटिव प्रॉब्लम्स की तरह कन्वर्ट कर सकते हैं तो उनको रिकर्शन यूज करके सॉल्व किया जा सकता है। ओके फॉर एग्जांपल जैसे कि मल्टीप्लाई ऑफ 5। ओके तो हमें मल्टीप्लाई ऑफ 5 लिखना है ना, ये पता है हमें। ओके और 5 को मल्टीप्लाई ऑफ 5 को कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू मल्टीप्लाई ऑफ 4। ओके मल्टीप्लाई ऑफ 4 को कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू मल्टीप्लाई ऑफ 3 और उसको 3 इंटू मल्टीप्लाई ऑफ 2, 2 इंटू मल्टीप्लाई ऑफ 1 और फिर मल्टीप्लाई ऑफ 1 जो है वो 1 ही आएगा, है ना। तो अगर हमारे पास एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको हम रिपीटेटिव छोटे छोटे प्रॉब्लम्स की तरह कन्वर्ट कर सकते हैं तो उन सिचुएशंस में रिकर्शन को यूज किया जा सकता है। ओके राइट। तो ऐसा करते हैं, कोड प्लेग्राउंड में चलेंगे, हम एक प्रोग्राम लिखेंगे मल्टीप्लाई ऑफ 5 के लिए। ओके और फिर वापस आके उस प्रोग्राम को समझने की कोशिश करेंगे। राइट चलिए। सो इसको मैं डिलीट कर रहा हूं, कंट्रोल ए डिलीट कर दिया। ओके तो अभी मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई ऑफ 5 का एक प्रोग्राम लिखना है ना। सो मैं इसको फंक्शन में डिफाइन कर देता हूं, डिफाइन ओके मल्टीप्लाई ऑफ, मान लीजिए एक नंबर n है हमारे पास। ओके सो ओके और हमें क्या पता है, अगर मल्टीप्लाई ऑफ 5 लिखना है हमें सो 5 इंटू मल्टीप्लाई ऑफ 4। ओके अगर मल्टीप्लाई ऑफ 4 लिखना है 4 इंटू मल्टीप्लाई ऑफ 3। ओके यहां क्या समझ आ रहा है, मल्टीप्लाई ऑफ n लिख रहे हैं तो क्या रिटर्न हो रहा है, n इंटू मल्टीप्लाई ऑफ n माइनस 1, है ना। जाहिर सी बात है, अगर 5 है तो उसका 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर 4 है 3 से हो रहा है, 3 है तो 2 हो रहा है, मतलब n है तो n माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। हमें क्या रिटर्न करना होगा, रिटर्न ओके n इंटू मल्टीप्लाई ऑफ n माइनस 1, है ना राइट। तो हमें इसको रिटर्न करना होगा, बट हमें यह भी समझना होगा कि कहां रुकना है इसको, राइट। अगर हम n इंटू मल्टीप्लाई ऑफ n माइनस 1 लिखते जाएंगे तो 5 के बाद 4 के बाद 3 2 1 0 -1 -2 -3 ऐसे इन्फिनिटी तक चले जाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं इसको रुकना है। ओके तो फिर ऐसा कुछ लिखना होगा जिसकी मदद से हम इस प्रोग्राम को, मतलब इस एग्जीक्यूशन को कहीं ना कहीं रोक पाए, है ना। तो हमें क्या पता है, मल्टीप्लाई ऑफ 1 जो है, मल्टीप्लाई ऑफ 2 जो है 2 इंटू मल्टीप्लाई ऑफ 1 है और मल्टीप्लाई ऑफ 1 जो है वो 1 है ना। तो वहां पे अगर n जो है वो एग्जैक्टली 1 से मैच करता है, क्या करना है हमें, सीधा रिटर्न 1। ओके वरना क्या करना है, रिटर्न n इंटू मल्टीप्लाई ऑफ n माइनस 1। ओके क्लियर। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, अगर मल्टीप्लाई ऑफ 5 है यहाँ पे तो 5 इंटू मल्टीप्लाई ऑफ 4, 4 इंटू मल्टीप्लाई ऑफ 3, 3 इंटू मल्टीप्लाई ऑफ 2, 2 इंटू मल्टीप्लाई ऑफ 1 और फिर फाइनली जब 1 आएगा, ओके जब n का वैल्यू 1 हो जाएगा तो उसकी वजह से वहां पे क्या करना है, हमें रोकना है प्रोग्राम को, है ना। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अगर n जो है वो 1 हो गया सीधा डायरेक्टली 1 रिटर्न करना है हमें, है ना। तो वो लिख लिया हमने। ओके और फिर क्या करना है, हमें इनपुट लेते हैं, है ना, क्योंकि n या तो हम डिफाइन कर सकते हैं या फिर यूजर इनपुट ले सकते हैं। ओके तो क्या करेंगे हम, num इक्वल टू ओके इंट ऑफ इनपुट ऑफ, ऑलराइट ये लिख लिया हमने। और फिर रिजल्ट, ओके रिजल्ट के अंदर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ऑफ n। ओके रिजल्ट मतलब ये जो वैल्यू रिटर्न होगा, है ना, जो फाइनली रिटर्न होगा उसको हम रिटर्न मतलब उसको हम मल्टीप्लाई करके रखेंगे, है ना। सो यहाँ पे क्या लिखना होगा हमें नम। ओके सो नंबर जो हमने यहाँ पे यूजर इनपुट लिया है उसको हम भेजेंगे एंड फाइनली प्रिंट करेंगे इस रिजल्ट को, ऑलराइट। ओके चलिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे इनपुट दे दिया 3। ओके सो 3 इंटू मल्टीप्लाई ऑफ 2। ओके 3 इंटू मल्टीप्लाई ऑफ 2 का मतलब क्या होगा, 3 इंटू 2, 2 इंटू 1। ओके 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या है, 6। सो हमारा आउटपुट जो है 6 आना चाहिए, राइट। तो हमने इसको रन किया, क्या आएगा आउटपुट हमारा, 6 आ गया, ऑलराइट। तो यहाँ पे इसको एक बार गौर से अच्छे से समझ लेते हैं और फिर वापस जाके स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे, ऑलराइट। तो हमने सबसे पहले क्या किया, मल्टीप्लाई ऑफ n नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया, है ना, राइट। और फिर हम चाहते हैं कि ये रिकर्शन में एग्जीक्यूट हो, मतलब इस फंक्शन को अपने आप को कॉल करना है ना, राइट। सो हमने सबसे पहले क्या किया, हर बार अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो क्या कर रहे हैं हम, अगर मल्टीप्लाई ऑफ 5 लिखा है हमने तो 5 इंटू मल्टीप्लाई ऑफ 4। ओके अगर मल्टीप्लाई ऑफ 4 लिख रहे हैं हम तो 4 इंटू मल्टीप्लाई ऑफ 3, है ना। सिमिलरली 3 इंटू मल्टीप्लाई ऑफ 2, 2 इंटू मल्टीप्लाई ऑफ 1 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, मतलब हर जगह पे n इंटू मल्टीप्लाई ऑफ n माइनस 1, है ना। तो वही वैल्यू रिटर्न करने की कोशिश कर रहे हैं हम, है ना, राइट। और फिर जब मल्टीप्लाई ऑफ 1 आता है तो n का वैल्यू क्या हुआ, 1 है ना। अगर 1 एग्जैक्टली है तो उसका मतलब क्या होगा, हमें सिर्फ 1 रिटर्न करना है, जैसे कि जैसे 1 रिटर्न करना है और तब तक ये मल्टीप्लिकेशन जो है होता रहेगा। ओके और फिर हमने यूजर इनपुट लिया और फंक्शन को कॉल कर दिया। ओके और ये फंक्शन हर बार क्या कर रहा है, जब भी हम मल्टीप्लाई ऑफ n कॉल कर रहे हैं ये कब तक रन होगा, जब तक मल्टीप्लाई ऑफ n माइनस 1 जो है वो n-1 वैल्यू जो है वो 1 नहीं हो जाता, है ना। और फिर जब n इक्वल टू 1 है तो क्या होगा, 1 रिटर्न हो जाएगा, राइट। चलिए वापस चलते हैं।
राइट तो हमने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले एक प्रोग्राम लिखा जिसमें मल्टीप्लाई ऑफ n जो है वो रिकर्सिव फंक्शन था, है ना, और फिर हम उसी फंक्शन को उस फंक्शन के रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर कॉल कर रहे हैं, है ना, तो उसको रिकर्शन कहा जाएगा। अगर एक फंक्शन अपने आप को कॉल करता है तो उस कॉन्सेप्ट को रिकर्शन कहा जाएगा और उस फंक्शन को रिकर्सिव फंक्शन। ये समझ आ गया आपको, है ना। और फिर हमेशा याद रखिएगा जब भी आप रिकर्सिव फंक्शन लिखते हैं तो एक बेस केस की जरूरत होती है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा अगर n इक्वल टू 1 हो गया, मतलब जो n वैल्यू है वो अगर एग्जैक्टली 1 हो गया तो 1 रिटर्न करना है। और आप ये भी जानते हैं अगर रिटर्न एग्जीक्यूट हुआ तो उसके बाद जो भी स्टेटमेंट होता है उसको इग्नोर कर दिया जाता है, मतलब उस लूप को एग्जिट कर दिया जाता है ना, उस फंक्शन को एग्जिट कर दिया जाता है। ओके, तो हमेशा याद रखिए जब भी आप रिकर्शन लिखते हैं एक बेस केस की जरूरत होती है। ओके, और जब ये बेस कंडीशन मीट हो जाता है तब जो है रिकर्सिव फंक्शन टर्मिनेट हो जाता है, रुक जाता है। ओके, तो सबसे पहले क्या होगा, प्रोग्राम के मुताबिक हमने मल्टीप्लाई ऑफ n को कॉल किया, है ना, तो सबसे पहले क्या होगा, नम इनपुट ले लिया हमने 3। ओके, तो सबसे पहले क्या होगा, अभी मल्टीप्लाई ऑफ 3 नाम का फंक्शन जो है वो कॉल होगा, है ना। अभी यहाँ पे फंक्शनल स्टैक को भी देखते हैं। ओके, सो मल्टीप्लाई ऑफ 3 लिखा हुआ है। ओके, मल्टीप्लाई ऑफ 3 क्या करेगा, सीधा फंक्शन कॉल के अंदर जाएगा, 3 इज नॉट इक्वल टू 1, है ना, सो 3 इक्वल टू 1 फॉल्स होगा, तो सीधा दूसरे रिटर्न स्टेटमेंट पे जाएगा और वहां पे क्या होगा, 3 इंटू मल्टीप्लाई ऑफ 3 माइनस 1, मतलब मल्टीप्लाई ऑफ 2 कॉल किया जाएगा, है ना। तो ये मल्टीप्लाई ऑफ 2 जो है वो फिर से ऊपर जाएगा। ओके, और फिर 2 इज नॉट इक्वल टू 1 वो भी फॉल्स है ना, तो सीधा फिर से आएगा 2 इंटू मल्टीप्लाई ऑफ 1। ओके, क्लियर है ना, तो कैसे कैसे रिपीट हो रहा है आपको समझ आ गया। और फिर ये जो फंक्शनल कॉल स्टैक है उसके अंदर कैसे कैसे इस फंक्शन को स्टोर किया गया ये भी देख लिया आपने। ओके, और अभी क्या होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई ऑफ 1 है, मतलब n का वैल्यू 1 है, n जो है वो रिटर्न करेगा 1, है ना, सो n 1 इक्वल टू 1 रिटर्न हो गया, तो 2 इंटू 1 आएगा, है ना, 2 इंटू 1 क्या है 2। ओके, 3 इंटू 2 आएगा अभी क्योंकि 2 रिटर्न हुआ है। ओके, तो 3 इंटू 2 जो है वो मल्टीप्लाई ऑफ 3 में जाएगा। ओके, और फाइनल आउटपुट जो है वो 6 आएगा एंड फाइनली उसको प्रिंट किया जाएगा रिजल्ट के अंदर। क्लियर है ना, समझ आ गया आपको कैसे स्टैक वाइज स्टैक में फंक्शन को स्टोर किया जाता है और उन फंक्शन को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है ना। अगर हमने यहां पे बेस केस नहीं लिखा तो क्या होगा, एक बार कोड प्लेग्राउंड में जाके चेक करते हैं। ओके, तो अगर हमने कोड प्लेग्राउंड में देखा और ये जो इफ n इक्वल टू रिटर्न 1 जो है इसको मैं अभी के लिए कमेंट कर रहा हूं, आप चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, अगर हमने बेस केस नहीं लिखा, ओके, और आप जानते हैं कि अगर हमने कमेंट किया तो वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं होता, इसलिए तो मैं डिलीट करने के बजाय इसको कमेंट कर रहा हूं बेसिकली। ओके, तो अगर हमने जैसे देखा बेस केस अगर हम नहीं लिखेंगे, ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक होता है, आपको रिकर्शन में हमेशा बेस केस लिखना है। ओके, और अगर आपने ये नहीं लिखा क्या होगा, चाहे आप 3 को रन करें तो क्या होता है, फाइनली हमें ये जो एरर आएगा, रिकर्शन एरर आएगा और कहेगा कि मैक्सिमम रिकर्शन डेप्थ एक्सीडेड, मतलब रिकर्शन को पता ही नहीं चलेगा कि रुकना कहां पे है। ओके, और ऐसे ही इंफिनिटी में चले जाएगा, है ना, तो इसके लिए हमें जो है बेस केस लिखना पड़ता है। ऑलराइट, चलिए वापस चलते हैं। सो बेस केस नहीं लिखना एक कॉमन मिस्टेक है, आपको वो कॉमन मिस्टेक नहीं करना है। ओके, सो जब हम ऐसे लिखते हैं बिना किसी बेस केस से लिख जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है सो मैक्सिमम रिकर्शन डेप्थ एक्सीडेड नाम का एक एरर आएगा। ओके, क्योंकि जाहिर सी बात है हम 3 से 2 जाएंगे, 2 से 1 जाएंगे, 1 से 0, 0 से -1 और बिना किसी जगह पे रुके हुए इंफिनिटी तक चले जाएंगे। ओके, आपके प्रोग्राम को समझ नहीं आएगा कि कहां रुकना है। ओके, इसलिए हम लिखते हैं बेस केस और बताते हैं प्रोग्राम को कि आपको यहां पे रुकना है। ऑलराइट, ओके, तो आज हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया, है ना, स्टैक क्या होता है, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कैसे कॉल किया जा सकता है। ओके, और इसी कॉन्सेप्ट को लेके फंक्शन कॉल स्टैक के नाम फंक्शनल कॉल स्टैक को जाना हमने।